तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने सबसे पहले ये बिगिनर्स के लिए रखा है कि मतलब जिन्हें इतना आइडिया नहीं है बिल्कुल भी एआई का, तो उनके लिए ये सेशन होगा हमारा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इतनी थ्योरी हम इसकी अभी करेंगे जिससे हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है हमें समझ में आने लग जाए। सिर्फ हम उतनी थ्योरी को जो है अभी हम टच करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? ये मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह सोचने लग जाएं और बेसिक काम जो ह्यूमन करता है वो काम करने की मशीन जो है वो कैपेबल हो जाए। तो एआई बेसिकली ये चीज़ है। और एआई जो है वो असल में प्रोग्राम होता है। जैसे हम कोई भी डेटा देते हैं उस पर ट्रेन करते हैं और देन उसकी बेस पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, या जो भी हमने मशीन से रोबोट से जो भी काम करवाना हो तो वो हम उससे काम करवाते हैं। जो एआई में हमारी की है, जितने भी एआई के प्रोजेक्ट हैं, जितने भी इसमें अभी तक डेवलपमेंट हो चुकी है, उस सब की जो है वो इसका डेटा सेट होता है। जितनी भी एआई बेस कर रही है वो डेटा सेट पे बेस कर रही है। जितना अच्छा आपका डेटा होगा, जितनी अच्छी उसकी ट्रेनिंग हुई होगी, उतना अच्छा आपका मॉडल ट्रेन होगा। तो की जो है वो एआई में डेटा सेट है। तो हम लोग इंशाल्लाह इस सेशन के जो है वो आखिर में प्रॉपर जो है वो डेटा सेट खुद बनाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें बना हुआ डेटा सेट कहाँ से मिलेगा। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि डेटा सेट में हमें क्या क्या इशू आते हैं। कि मतलब एक तो होता है जो हम मशीन के थ्रू डेटा जनरेट करते हैं, जो किसी फार्मूला के की बेस पे या कुछ इस तरह बेस पे हम डेटा सेट जनरेट करते हैं। और दूसरा डेटा सेट होता है वो रियल वर्ल्ड होता है। उसमें नॉइसेज होती हैं और भी काफ़ी कुछ होता है। नॉइसेज वो चीज़ जो मतलब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम जो है उसे इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल में एक हम इसमें प्रोजेक्ट कवर करेंगे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, तो मैं उसी पर बात करूंगा कि अगर एक 5 मरले का घर है हमारे पास, 2 मंजिला घर है और अगर उसमें 10 कमरे हैं और उसके मालिक ने उसकी कीमत जो है वो 10 करोड़ रुपया लगा दी है, तो दिस इज नॉइस। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के लिहाज से ये बिल्कुल भी एक मतलब हमें हेल्प नहीं करेगा डेटा, ये हमारे डेटा सेट में नॉइस होगी। तो इस तरह के डेटा को हमने कैसे हैंडल करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस जो होगा वो डेटा पर होगा क्योंकि एआई बेस यूज पर कर रही है, और फिर हम उस डेटा को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब सबसे पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और एआई में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें हम डेटा और प्रोग्राम देते हैं और वो कंप्यूटर जिस पर प्रोग्राम हमने लिखा हुआ होता है वो हमें आउटपुट दे देता है। जबकि एआई में क्या होता है, हम उसे डेटा और आउटपुट देते हैं, उसकी बेस पे वो खुद को प्रोग्राम करता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एआई बेस्ड जो हम डेटा और आउटपुट देते हैं उसे, इसमें हम उसे लेबल डेटा देते हैं एआई में कि मतलब हमारे पास ये चीज़ें हैं तो इसकी आउटपुट ये होनी चाहिए। फिर मैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन पर ही बात करूंगा कि हम उसे डेटा देते हैं कि हमारे पास एक घर है, उसका इतना एरिया है, इतने रूम्स हैं, इतने फ्लोर्स हैं, एक गार्डन है नहीं है, कारपोश है नहीं है, और उसका आउटपुट भी साथ हम उसे दे देते हैं कि इसकी कीमत ये है। तो ये हम डेटा और आउटपुट उसे दे देते हैं, इस बेस पर वो खुद को ट्रेन कर लेता है। और फिर उसकी प्रिडिक्शन कैसे होती है? जब वो मॉडल ट्रेन हो चुका होता है तो लास्ट में हम जो है मॉडल ट्रेन होने के बाद फिर हम उसे डेटा देते हैं, फिर उस मॉडल ने हमें आउटपुट देना होता है। ये जो आपके सामने अभी स्लाइड है इसमें ये बता रहा है, जो लेफ्ट पर है डेटा एंड आउटपुट, मतलब मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हम उसे डेटा देते हैं और साथ आउटपुट देना लाजमी होता है, ताकि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंस कर सके कि कौन से डेटा के लिए कौन सा आउटपुट होगा। अब जितने भी एआई के एल्गोरिदम्स होते हैं, जो कुछ भी होता है वो 3 चीज़ों पर बेस करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन, एक एवेल्युएशन और तीसरा ऑप्टिमाइजेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करें, कौन सी अप्रोच यूज करें अपने मॉडल को, अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए। जो आज की हम इस वर्कशॉप में कवर करेंगे वो हम रिग्रेशन को कवर करेंगे और क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। और एवेल्युएशन में होता है कि हम लोगों का जो मॉडल है वो वक्त के साथ साथ खुद को कैसे एवेल्युएट कर रहा है। मतलब जितना भी डेटा होता है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो हमारे मॉडल में, हमारे एल्गोरिदम में इतना होना चाहिए, इतना वो कैपेबल हो कि एवेल्युएशन में वो इतना उस पे इफेक्ट ना करे। और तीसरा जो है वो ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या आ जाता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा जो है हमें आउटपुट दे रहा है। जो शुरू में ट्रेनिंग होती है उसमें ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उसमें बहुत सी नॉइसेस होती हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है।
मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ थ्योरी को, ताकि हम जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएं। अब जो है वो मशीन लर्निंग या एआई में ये किस तरह की लर्निंग होती है कि कैसे हम लोग अपने मॉडल को, अपनी मशीन को ट्रेन करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहले होती है सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड पर आती है अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड पे आती है सेमी सुपरवाइज्ड और फोर्थ पे आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग पे आ जाते हैं। ये वो लर्निंग होती है जो हम अपने मशीन को देते हैं विद आउटपुट डेटा सेट, कि मतलब हम उसे इनपुट देते हैं और साथ उसे हम आउटपुट भी बताते हैं, कि मतलब अगर ये चीज़ें हमारे पास इनपुट पर हों तो हमारा आउटपुट ये होना चाहिए। अभी जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हम आखिर में कवर करेंगे, उसी की बेस पे हम उसका डेटा सेट क्या होगा, वो ये होगा कि इसमें अगर 5 रूम्स हैं, 2 फ्लोर्स हैं और इतने वॉशरूम्स हैं, तो इसकी कीमत इतनी होगी। ये हम इसे सुपरवाइज लर्निंग करवा रहे हैं, कि मतलब हम उसे इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी बता रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो मशीन है वो लर्न कर लेगी और बाद में वो इस काबिल हो जाएगी कि जब हम उसे इनपुट दें तो वो आउटपुट जो है वो खुद हमें प्रिडिक्ट करके दे देगी। तो सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली क्या है कि इसकी डेटा ट्रेनिंग के दौरान हम इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी उसे दे देते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम अपने मॉडल को जो है वो सुपरविजन उसे नहीं देते, उसे बस हम डेटा दे देते हैं। वो डेटा में डिफरेंस फील करके खुद ही एक वो पैटर्न लर्न कर लेता है। किस तरह, अभी फॉर एग्जांपल हम एक इमेज देते हैं अपने डेटा को ट्रेनिंग के दौरान। उस इमेज में एक कैट है, एक ह्यूमन है, पीछे माउंटेन्स है और सी व्यू है। तो हमारा डेटा, हम अपने डेटा को बताएंगे नहीं कि ये हमारे पास जो है वो कैट है, ये ह्यूमन है, ये माउंटेन है, ये हमारे पास सी व्यू है। ना ही हमारे डेटा को पता होगा। हमारा डेटा क्या करेगा, हमारा मॉडल क्या करेगा, इस इमेज को यूज करके एक पैटर्न लर्न कर लेगा कि जब कैट होगी तो उसका ये पैटर्न होगा, उसे सिगमेंट कर लेगा ये। और जब माउंटेन होगी तो उसका इस तरह की सिगमेंटेशन हो जाएगी, उसे सिगमेंट कर लेगा। उसे पता नहीं होगा कि ये माउंटेन है, लेकिन वो पैटर्न लर्न कर लेगा कि इस तरह की चीज जब भी मेरे सामने आएगी तो मैं उसकी प्रिडिक्शन में माउंटेन दे दूंगा। और जब कैट का पैटर्न लर्न कर लेगा तो उसे पता होगा कि इसके बाद जब भी मुझे इनपुट में इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो वो चीज़ कैट होगी हमारे पास। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है। इसमें क्या होता है, इसमें हम आधे डेटा जो है वो विद विद लेबल दे देते हैं। लेबल मींस के आउटपुट, कि मतलब डेटा के साथ साथ हम आउटपुट भी बता देते हैं कि ये आउटपुट होगा हमारे पास। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है इमेज वाली, उसमें इसमें ऐसे होगा कि कैट की जो वो पैटर्न लर्न करेगा, साथ हम उसे आधे केस में बता देंगे कि ये कैट है और आधे केसेस में नहीं बताएंगे। तो इस तरह की जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसे सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। अब हमारे पास है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ये रोबोटिक्स की फील्ड में यूज होती है। इसमें ये होता है कि ये अपने इन्वायरमेंट को रीड करता है, उस बेस पे सबसे ज्यादा इसे जब प्रॉफिट उसे कह लें या यूटिलिटी कह ले, तो जिस पोजीशन लेने में से सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिले तो ये वो जो है वो पोजीशन ले लेता है। फॉर एग्जांपल हमारा रोबोट है, वो क्लीनिंग का काम कर रहा है। तो जब वो देखेगा कि उसके इर्द गिर्द डर्ट है, तो वो अपने इन्वायरमेंट से रिसीव करेगा और फिर उस बेस पे एक्शन परफॉर्म करेगा कि वो डर्ट क्लीन कर देगा। तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं मॉडल को लर्न करवाने के लिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। ये 4 अप्रोचेज हैं जो एआई में जो है वो यूज होती हैं। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और थर्ड जो यूज होती है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। अब हम थोड़ा सा सुपरवाइज लर्निंग पर थोड़ा सा डीप जाते हैं, क्योंकि जो आज का हमारा, जो हमने डीप जाना है वो सुपरवाइज लर्निंग में ही जाना है। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन करनी है हमने, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना है, हम जो है आज सुपरवाइज लर्निंग को टारगेट करेंगे। तो थोड़ा सा सुपरवाइज लर्निंग पर जाते हैं हम। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट होगा, अभी मैं प्रोजेक्ट पे नहीं जा रहा, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ हम आराम आराम से जाना शुरू हो जाए। तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है हमारे पास। इसमें अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग कैसे करवाएंगे हम अपने मॉडल को। होगा कुछ ऐसे कि हम अपने मॉडल को बताएंगे कि अगर हमारे पास 500 स्क्वायर फीट का जो है अगर एरिया है तो हमारे पास प्राइस इतनी होनी चाहिए। इस केस में आप देख रहे हैं जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें ऐसे है कि 500 स्क्वायर फीट जब हमारे पास डेटा होगा तो उसकी प्राइस होगी 100,000 डॉलर होगी। ये हम उसे सुपरवाइज लर्निंग करवा रहे हैं। और फिर सेकंड पर क्या है, 750 स्क्वायर फीट जब होगी
तो उस वक़्त हमारे पास 200,000 जो है वो $200,000 जो है हमारे पास प्राइज़ होगी। तो इस तरह की जब उसे लर्निंग हम करवाते हैं कि जिसमें अभी आपको समझ आ गई है कि इनपुट डेटा के साथ जो मैं कह रहा हूँ आउटपुट हम उसे देंगे, तो वो किस तरह से हम देंगे। अबू बकर, किसी का भी कोई भी सवाल नहीं है, आप काइंडली कंटिन्यू करें। तो इसी तरह हम ये पूरा जो है वो डेटा मॉडल ट्रेन करेंगे। अब इसमें बेसिकली हमने एआई में करना क्या होता है, हमने डिसीजन बाउंड्री जो है वो अपने मॉडल को लर्न करवानी होती है। अभी इस केस में ये जो आपको क्रॉस में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा है। मतलब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घरों का हमारे पास डेटा है। और उनके डेटा में हमारे पास क्या है, उनका जो साइज़ है घरों का और साथ प्राइस है हमारे पास। तो हमने इन 11 डेटा सैंपल्स पर अपने मॉडल को ट्रेन करवाना है कि वो इस काबिल हो जाए कि उसे हम किसी भी घर का जो है वो एरिया दे दें, तो वो हमें उसकी प्राइस बता दे। ये जो पिंक वाली लाइन है, ये इसने बेसिकली मॉडल लर्न कर लिया है। और जो ब्लू वाली है, अभी आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाली है उसने अच्छी तरह लर्न किया है, क्योंकि जितने भी सैंपल जिस जगह पे आ रहे हैं मोस्टली सैंपल्स को वो कट कर रही है। और पिंक वाली है जो उसने इतना अच्छा लर्न नहीं किया डेटा को, क्योंकि काफ़ी सारे जो सैंपल्स है वो उन्हें मिस कर रही है। तो जितनी अच्छी तरह वो डेटा को कट करेगा हमारा मॉडल, उतना अच्छा हमारे लिए मॉडल हमारा ट्रेन होगा। अब उसके बाद ये जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, ये हमारे पास होगी यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में फ़र्क क्या है? रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम में फ़र्क ये होता है कि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास आउटपुट जो होता है वो कंटीन्यूअस होता है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमारे पास आउटपुट जो होता है वो कंटीन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। इसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमें आउटपुट का पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वेदर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वेदर हमारे पास 3 तरह का हो सकता है। एक हॉट है, एक कोल्ड और तीसरा मॉडरेट है। तो हमारा इस चीज़ को ट्रेन करने के लिए हम जो मॉडल यूज़ करेंगे, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा। और अगर यही वेदर बल्कि टेम्परेचर की हम प्रिडिक्शन कर रहे हो कि कल हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा, तो उसका आउटपुट जो होगा हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जैसे वेदर के केस में था, या कूल होगा या हॉट होगा या मॉडरेट होगा। और टेम्परेचर के केस में हम जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इससे टेम्परेचर वाले केस में या कंटिन्यूअस आउटपुट वाले केस में हम लोग जो मॉडल यूज़ करेंगे वो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे हम। तो अभी ये हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि प्राइसिंग जितनी भी होती है वो कंटिन्यूअस होती है। तो इसमें जो है हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है डेटा सेट की, वो कैंसर की है, मैलिग्नेंट या बिनाइन। मतलब कैंसर बंदे में है या नहीं है। तो ये जो मॉडल हम ट्रेन करवाएँगे, ये हम यूज़ करेंगे इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि इसमें हमें आउटपुट पता है, आउटपुट हमारी किस तरह की होगी, मतलब या उसे कैंसर होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। अब इसका डेटा सेट आप देख सकते हैं कि जो रेड क्रॉस वाले हैं, उनका मतलब ये है कि जो भी है हमारे पास पेशेंट है, उसे कैंसर है। और ब्लू वाला है जो वो ये शो कर रहा है कि उसे कैंसर नहीं है, वो नॉर्मल है। तो इस तरह का जितना भी डेटा होगा, हम उसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू जो है वो मॉडल ट्रेन करेंगे। अब ये भी सुपरवाइज़्ड लर्निंग के थ्रू ये डेटा ट्रेन होगा। किस तरह ट्रेन होगा कि ज़ाहिर है हम उसे पेशेंट के जो होंगे डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे। मतलब उसका जो भी कैंसर के लिए होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर, मतलब जितने भी फीचर्स होंगे, वो देंगे और साथ बताएँगे कि जिस पेशेंट में ये मसला होगा तो उसे कैंसर होगा, और जिस पे नहीं होगा तो उसे कैंसर नहीं होगा। ये भी हम सुपरवाइज़्ड लर्निंग करवा रहे हैं। बेसिकली हमने ये डिसीजन बाउंड्री लर्न कर दी होती है, जो ये ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है स्लोप वाली, कि जो ऊपर वाले रेड क्रॉस वाले हैं, उधर जो है वो कैंसर वाले हमारे पास पेशेंट है, और नीचे जो ब्लू सर्कल है वो नॉर्मल हमारे पास पेशेंट है। मतलब इन दोनों में किस बेस पर डिफरेंस हो रहा है, हमने ये लाइन लाइन लर्न करनी होगी। इसे कहते हैं डिसीजन बाउंड्री। तो अभी इसमें भी आप देख सकते हैं नॉइसेज़ हैं। जो रेड वाला हमारे पास बन रहा है सारा, रेड क्रॉसेस हैं जहाँ पे उनके दरमियान में एक नॉर्मल पेशेंट का भी डेटा है।
और इसी तरह जो नीचे नॉर्मल पेशेंट वाले सर्कल है उसमें एक कैंसर पेशेंट का भी डेटा है, तो ये नॉइसेज़ होती हैं। तो अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए ये नॉइसेज़ हमें लाज़मी जो है रिमूव करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ हमारा डेटा इफ़ेक्ट हो जाएगा। अभी ये हम इस स्लाइड में देखते हैं कि ट्रेनिंग बेसिकली एआई में होती कैसे है। ये हम देखते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल और एनिमल की ट्रेनिंग कि उन्हें कैसे ट्रेन किया जाएगा और फिर हम प्रिडिक्शन कैसे लेंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग में हम अपने मॉडल को इमेजेस पास करेंगे, जिस पे वो ट्रेन होगा। ज़ाहिर है कोई भी मॉडल उसी वक़्त ट्रेन होगा, प्रिडिक्शन के काबिल होगा जब उसे कुछ पता होगा। तो हम उसे सबसे पहले इमेजेस देंगे, इमेजेस कैसे देंगे? इसमें अभी सबसे पहले टोमेटोज़ है, पोटैटोज़ हैं और मतलब काउज़ हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स भी हैं। तो इसमें हम लर्निंग कैसे करवाएँगे उसे, कि हम उसे टोमेटोज़ की फ़ोटोज़ देंगे और साथ हम उसे मेंशन करेंगे, लेबल देंगे कि ये चीज़ टोमेटोज़ हैं। क्योंकि हमारी मशीन को तो नहीं पता कि टोमेटोज़ कैसे होते हैं, काउज़ कैसे होते हैं, कैट्स कैसी होती हैं। ये पहले हमें ट्रेनिंग के दौरान उसे बताना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, तभी वो प्रिडिक्ट कर सकेगा। अभी जैसे असल में जो एआई है वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है, तो जब छोटा कोई बच्चा होता है उसे एक-एक चीज़ बतानी पड़ती है, तो उसके बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो खुद किसी भी चीज़ को देख के फैसला कर सके कि ये क्या चीज़ है। जैसे जब छोटा होता है जैसे हम कैट आती है तो हम उसे बताते हैं ये कैट है, 3-4 दफ़ा बताते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दफ़ा बता देते हैं, तो उसके बाद वो इस काबिल हो जाता है कि जब भी वो कैट को देखता है तो वो बोल जाता है कि ये चीज़ कैट है। तो इसी तरह हमने ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना है, तो अपने एल्गोरिदम की तैयारी भी जो डेटा मॉडल है उसे ट्रेन भी ह्यूमन की तरह करना पड़ता है हमें। तो हम लोग ट्रेन कैसे करेंगे उसे टोमेटोज़ की पिक्चर्स देंगे और साथ उसे बताएँगे कि ये टोमेटो है और पिक्चर्स कैसी होंगी, डार्क भी होंगी, लाइट भी होंगी, मतलब जिस-जिस एंगल से हो सकती हैं और मतलब एनवायरनमेंट में जैसे-जैसे हम उसे टोमेटोज़ की इमेजेस पास कर सकते हैं, हम हमें पास करनी चाहिए, वरना वो मॉडल जो है सही से ट्रेन नहीं होगा। तो जितने भी हमारे पास ये क्लासेस हैं, टोमेटोज़ हैं, एनिमल जितने भी हम सबकी फ़ोटोज़ उसे पास करेंगे और साथ हम उसे बताएँगे कि ये इस चीज़ की फ़ोटो है, ये इस चीज़ की फ़ोटो है। अब वो इस ट्रेनिंग डेटा में से इमेज फीचर्स निकालेगा। फीचर्स अब कैसे निकालेगा? वो देखेगा टोमेटोज़ जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, सबसे पहला फीचर उसका ये कलर हो जाएगा। इसी तरह उसका कलर हो जाएगा, उसके बाद उसका साइज़ हो जाएगा। फिर उसकी शेप हो जाएगी कि सर्कुलर शेप होती है, ये इस तरह के फीचर्स जो है वो लर्न कर लेगा हमारा मॉडल। इसी तरह जो है वो एनिमल्स के कैसे फीचर्स निकालेगा, 4 टाँगें होती हैं एनिमल्स की, या काऊ है तो उसकी स्किन का ये पैटर्न होता है, उसके मतलब और कोई और एनिमल है उसके सींग है, नहीं है, और इसी तरह बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके वो फीचर्स निकाल लेगा। और उसके बाद ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कैसे होगी कि हमारा मॉडल लर्न करेगा कि अगर जैसे मैंने टोमेटोज़ की बताई हैं कि रेड कलर होगा, सर्कुलर शेप होगी और टोमेटोज़ के जितने भी फीचर्स हैं, ये चीज़ें होंगी, तो फिर वो ट्रेनिंग लेबल उसका देखेगा कि हमारे यूज़र ने हमें क्या बताया है कि ये क्या चीज़ होगी। तो लेबल में वो देखेगा कि ये टोमेटोज़ हैं, तो उससे वो मॉडल लर्न कर लेगा कि हम मुझे जब भी ऐसी कोई चीज़ भी दी जाएगी, तो वो मैं इन्हें प्रिडिक्ट करके दूँगा कि ये हमारे पास टोमेटोज़ हैं। और जब ये सारी ट्रेनिंग हो जाएगी, हमारा मॉडल लर्न कर लेगा, तो उसके बाद हम उसे टेस्टिंग के लिए एक इमेज दे रहे हैं, ये शायद एप्पल की इमेज है। तो हम जब उसे एप्पल की इमेज देंगे, तो उसमें से वो फीचर्स निकालेगा। मतलब अभी मैंने आपको टोमेटोज़ की एग्ज़ाम्पल दिया, तो इधर भी मैं आपको वही दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमने उसे टेस्टिंग में टोमेटो की इमेज दे दी है। अब वो क्या करेगा, इमेज जब उसे मिल जाएगी, तो उसको वो चेक करेगा कि जो मैंने लर्न किया है, उसके मुताबिक ये क्या चीज़ है। वो देखेगा कि एनिमल में मैंने 4 टाँगें लर्न की है, लेकिन इस चीज़ की 4 टाँगें नहीं है, तो मतलब ये एनिमल तो नहीं हो सकता। फिर वो देखेगा कि इस तरह की चीज़ मेरे पास फ्रूट्स में आई थी, तो वो फिर फ्रूट्स वाली क्लास में जाएगा, वहाँ पे वो देखेगा कि ये फीचर्स किसके साथ मिल रहे हैं। फिर वो फीचर्स निकालेगा, कलर निकालेगा, सर्कुलर शेप निकालेगा और करते-करते वो फीचर्स निकालने के बाद अपने मॉडल में जाएगा और फिर उधर देखेगा कि इस तरह की फीचर जिस चीज़ में है, वो मैंने क्या लर्न किया हुआ है। तो जब वहाँ जाके वो देखेगा तो उसके पास वो टोमेटो होगा। तो इस तरह जो है ये हमारे एआई एल्गोरिथम्स की ट्रेनिंग और टेस्टिंग होती है। ये सिर्फ वेजिटेबल के केस में नहीं है, ये जितनी भी एआई हमारे पास यूज़ हो रही है, उसका जो बेसिक कांसेप्ट है, जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो सब में इसी तरह ही हो रही है। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे हमारे पास ह्यूमन फेस डिटेक्शन होती है, उसमें भी ऐसा ही होता है, हम लोगों के फेसेस उसे दे देते हैं कि मतलब ये फेस जो है वो इस बंदे का है, ये फेस इस बंदे का है। तो फिर बाद में जब उसे हम ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा देते हैं, तो फिर वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये वाला फेस इस बंदे का है। जैसे अब हम लोग देखते रहते हैं फेसबुक पे, जब भी हम कोई इमेज या पिक्चर अपलोड करें, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा कौन है। वो कैसे डिटेक्ट करता है
कि फेसबुक के एआई एल्गोरिदम में हर बंदे जितने भी फेसबुक के यूज़र हैं, उनकी इमेजेस विद लेबल का मतलब मेरा ये है कि जितने भी बंदों की इमेजेस होगी साथ उनका नाम, वो उसके एआई मॉडल ने लर्न किया हुआ है। तो जब-जब किसी भी बंदे की इमेज अपलोड होगी, तो वो फेसबुक के एआई मॉडल में जाएगी और वो उधर चेक करेगी कि इस तरह के फेस का बंदा मेरे पास कहीं सेव है या नहीं। अगर सेव होगा, तो वो बता देगी कि ये इस बंदे का फेस मैंने डिटेक्ट कर लिया है। तो इस तरह जितने भी मशीन लर्निंग एआई के एल्गोरिदम्स हैं, वो ट्रेन होते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? अगर अभी तक किसी का सुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। अबू बकर मोहम्मद जुनेद का क्वेश्चन है कि हाउ डू एआई एंड एमएल वर्क इन सिटी मैनेजमेंट? सॉरी, रिपीट करें आप। हाउ डू एआई एंड एमएल वर्क इन सिटी मैनेजमेंट? सिटी मैनेजमेंट किस तरह की वो कह रहे हैं? काइंडली आप जुनेद अपना माइक ऑन करके मुझे आप अपना क्वेश्चन समझा दें कि आप किस तरह की सिटी मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उस बेस पे आपको जो है आंसर करूं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, हाँ जी आ रही है आवाज़। मेरा क्वेश्चन था कि एआई और एमएल किस तरह वर्क करती है सिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर, यानी अगर वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना हो तो किस तरह वर्क करती है, या ट्रैफिक के अंदर किस तरह एआई काम करती है। चले, मैं आपकी प्रॉब्लम किसी हद तक समझ गया हूँ, तो इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन करके तो उसे एआई से लिंक कर लेता हूँ। क्योंकि हर चीज़ पर एआई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, उसे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। तो आपने जैसे कहा ट्रैफिक मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट पे हम एआई पे कैसे काम कर सकते हैं, तो इसमें मैं अभी आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से बता देता हूँ। जैसे अब एबटाबाद में हम देखते हैं कि बारिश जब होती है, तो बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब पानी काफ़ी सारा जमा हो जाता है और वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये हम इस बेस पे एक मॉडल इसे ट्रेन करवा सकते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश होगी, तो हमारे ये एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ट्रैफिक इतनी जाम हो जाएगी कि वहाँ पे मतलब ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम उसे ट्रेन करवा सकते हैं। तो जब वो सब एरियाज़ में ट्रेन हो जाएगा, तो प्रिडिक्शन के दौरान हम उसे मतलब बता सकते हैं, जब वो ट्रेन हो चुके, तो वो हमसे पूछे कि आप कौन से इलाके को देखना चाह रहे हैं। तो हम उसे बता दें, तो वो फिर उस बेस पे बता दे कि नहीं, अभी इतनी बारिश हुई है, कम बारिश हुई है, तो उस इलाके में जो है अभी तक ट्रैफिक जाम का खतरा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम उसे ट्रेन, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी ट्रेनिंग किस तरह से करवा रहे हैं। इसके अलावा कोई है किसी का क्वेश्चन? हसन रजा सर, रिपीट फ्रॉम ट्रेनिंग। तो हसन आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, अब रिपीट तो पॉसिबल नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और मोहम्मद अवैस खान, व्हाई हैवंट वी डिस्कस कॉस्ट फंक्शंस येट? कॉस्ट फंक्शन पे हम तब जाएंगे जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन का पूरा मॉडल स्टडी करेंगे, तो तब उस पर जाएंगे। अभी आपको बेसिक नहीं पता होंगी, तो हम उस पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जो कॉस्ट फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान करते हैं, लेकिन अभी मैं किसी भी स्पेसिफिक एल्गोरिदम की तरफ नहीं गया। इसीलिए हमने फ्लायर में भी बताया हुआ है सारा कि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन बेसिक पर जाके उसे पूरा डीपली कवर करेंगे। तो उसमें कॉस्ट फंक्शन भी आएगा, ग्रेडियंट डिसेंट भी आएगा, उसकी प्रॉपर हम ट्रेनिंग करेंगे अपने डेटा की। मैं आपको जो है वो 5-6 प्रोजेक्ट जो है वो लाइव इधर करके दिखाऊंगा। और एक जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, उसमें हम डेटा सेट भी करेंगे और उसकी मॉडल ट्रेनिंग भी करेंगे और आखिर में प्रिडिक्शन भी करेंगे। ये मैंने पिछला सेमेस्टर प्रोजेक्ट में मैंने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन किया था एबटाबाद की बेस पर, और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 98% आई थी। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें आप। और इंशाल्लाह ये जितना भी मटेरियल होगा मेरे पास, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन सब का मैं गेटअप लिंक जो है वो हिफ्जा से शेयर कर दूंगा, तो वो आपसे शेयर कर लेगी फिर। और लास्ट एक और है, could you please tell me about testing and validation?
अबू बकर हाँ आपको जी, आवाज आ टेस्टिंग रही है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ लिया है, चैट में जाके मैंने पढ़ा है। तो टेस्टिंग और वैलिडेशन में बेसिकली फ़र्क ये है कि अभी हमारे पास सैंपल्स हैं डेटा के, ऑलमोस्ट 1000 सैंपल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं वैलिडेशन के केस में, हम उन 1000 सैंपल्स में से फॉर एग्जांपल मैं इमेज ले लेता हूँ कि हमने 10 बंदों की इमेजेस दी, उसे हर बंदे की 100 इमेज दी और टोटल हमारे पास 1000 इमेजेस हैं 10 लोगों की। तो हम 800 इमेजेस पर अपना मॉडल ट्रेन करते हैं और बाकी जो 200 रह जाते हैं उस उस 200 को हम मॉडल को पास करते हैं और हम देखते हैं कि मॉडल ने इन 200 की सही से प्रिडिक्शन दी है या नहीं दी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 1000 हमारे पास सैंपल्स हैं और विद लेबल है कि मतलब ये इमेज इस बंदे की है। 1000 में से 800 हमने अपने मॉडल को पास कर दी है ट्रेनिंग के लिए। जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो फिर जो 200 बाकी रहती हैं वो हम अपने मॉडल को देंगे और चेक करेंगे कि इन 200 में से कितनी की हमें हमारा मॉडल सही से प्रिडिक्शन दे रहा है कि ये इमेज इस बंदे की है। और अगर वैलिडेशन की हमारे पास परसेंटेज अच्छी आ गई तो मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हो चुका है। और अब टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग ये है कि हम मॉडल ट्रेन होने के बाद इलादा से ट्रेनिंग डेटा नहीं, इलादा से बाहर से उसे हम एक डेटा दें, इमेज किसी बंदे की दें और वो फिर हमें बताए कि ये इमेज इस बंदे की है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हाउ डज एआई डिफर फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस? एआई डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी इसकी हमारे जो सर हैं वो बताते होते हैं कि एआई जो है जितनी भी स्ट्रांग हो जाए तो आखिर में वो एक ही बात करते होते हैं, जितना अच्छा मॉडल भी हो आखिर में वो यही कहते हैं कि आखिर इसे ट्रेन तो ह्यूमन नहीं किया है। तो मतलब ह्यूमन ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ ना। अभी ये जितने भी मॉडल्स हैं जो कुछ भी हो रहा है, चैट जीपीटी अभी जो नई बूम आई है जिसके बाद एआई में इंटरेस्ट सबका डेवलप हुआ है, वो सब है, बाकी जितना कुछ भी है वो सब जितना भी पावरफुल हो जाए तो आखिरी बात तो यही है कि इसे आखिर ट्रेन तो ह्यूमन नहीं किया है, मॉडल तो इसका ह्यूमन नहीं ट्रेन किया है। तो बेसिकली जो है वो ह्यूमन उसे ट्रेन करता है मॉडल को और ह्यूमन अपनी जो है वो जितनी भी उसकी चीज़ें होती हैं जो मुश्किलात होती है वो एआई से सॉल्व करने की कोशिश करता है। एआई का हमें फ़ायदा ये ह्यूमन ब्रेन से वो डिफरेंट तो नहीं है, मिमिक करने की कोशिश करता है एआई, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को फुली मिमिक नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक्सेप्टेबल बात है कि कोई भी मशीन कंप्लीटली ह्यूमन ब्रेन को मिमिक नहीं कर सकती। तो एआई जो है वो मॉडल से लर्न करता है और वो मॉडल उसे ह्यूमन ह्यूमन ही असल में ह्यूमन ब्रेन ही उसे मॉडल लर्न करवा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट हमारे पास है फलक का सवाल है हाउ मेनी एआई टूल्स यू हैव यूज्ड? टूल्स का तो मुझे मुझे नहीं पता आप किस उससे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने शायद आपको बताया है कि मैं मतलब पाइथन यूज़ करके, और अभी तक मेरी बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं मुझे उनका डेटा सेट जो है वो गूगल से नहीं मिला। जितने भी मैंने अभी तक डेटा सेट जितने भी हैं मैंने अभी तक प्रोजेक्ट किए हैं, इसमें तो मुझे डेटा सेट खुद बनाना पड़ता है। और अभी मैं जो इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो है टूरिज्म रिकमेंडेड सिस्टम। तो उसका डेटा सेट मुझे बनाने में तकरीबन 2.5 हफ्ता लग गए और 2 हफ्ते तक मेरा इतना बेसिक एरर आ रहा था। और बिल्कुल आपको पता है प्रोग्रामिंग का जिन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया उन्हें पता है कि बाल दफ़ा बिल्कुल छोटी सी चीज़ जहन से निकल जाती है। तो उसमें मसला यही था कि मैंने अपने डेटा को नॉर्मलाइज़ नहीं किया हुआ था, तो उस वजह से मेरा डेटा ट्रेन सही से नहीं हो रहा था और एक्यूरेसी मेरे पास जो है वो 20% आ रही थी सिर्फ़ मेरे मॉडल की, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एआई में मॉडल वही अच्छा होता है जिसकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा आ रही होती है। तो फिर मैंने उस डेटा को नॉर्मलाइज़ किया है। मैं आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि डेटा नॉर्मलाइज़ेशन क्या होती है और ये ना करने से हमारा मॉडल कितना इफ़ेक्ट होता है, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। Which language do you think is best for AI? अब एआई क्वेश्चन के फिर लिए जो से है वो ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज़ जो है वो पाइथन ही है। और इसी में जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें लाइब्रेरीज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी हुआ है। बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी हुआ है, तो इसीलिए प्रेफ़र यही करूँगा कि पाइथन ही यूज़ की जाए। हाँ, हिफ्ज़ा ठीक है, हम आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर लास्ट में कर लेंगे। मैं आखिरी जो ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला क्वेश्चन हुआ लीनियर रिग्रेशन का उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो बाकी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो 2 बातें बताई हैं सुपरवाइज़ लर्निंग में,
वो है एक का जो आउटपुट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है और एक का डिस्क्रीट होता है। मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन हर उस प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे जिसकी आउटपुट कॉन्टिन्यूस होगी। अब मैं इसकी 4-5 एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। अब हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन क्यों यूज होगी, क्योंकि इसकी आउटपुट क्या है, प्राइस है, और प्राइस जो है वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकती है, पहली बात। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर में भी हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे टेम्परेचर प्रिडिक्शन में। क्यों? क्योंकि वो भी कॉन्टिन्यूस है, टेम्परेचर किसी भी रेंज में जा सकता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूस होता है। फॉर एग्जांपल 32.1 हो जाता है, 32.2 हो जाता है, मतलब 33 हो जाता है, वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। इसी तरह अभी और भी जितनी चीजें हैं, जैसे और इमेज की फील्ड में भी है, बहुत चीजें कंटिन्यूस होती हैं। और डिस्क्रीट के केस में क्या होता है, जब आउटपुट हमारे पास डिस्क्रीट हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में, उसका क्या मतलब है, सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमने किया वो कैंसर की है कि कैंसर है या नहीं है। फिर अभी एक और है कि टूरिज्म रिकमेंडेड सिस्टम, मतलब मैं जहाँ से कहीं घूमने जा रहा हूँ तो उसमें भी हमारे पास आउटपुट हमें पता होगा। मतलब ट्रेनिंग डेटा हमने उसे अगर 10 सिटीज पर की हुई है तो मतलब हमें आउटपुट उन 10 में से ही मिलेगा। तो ये भी हो गया, मतलब जब हमें आउटपुट डिस्क्रीट हो, हमारे आउटपुट कंटिन्यूस ना हो, तो उसनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं। अब क्लियर हो गया आपको कि रिग्रेशन कहाँ पे यूज करते हैं? और चलिए अब हम चलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ। इसमें हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें ट्रेनिंग डेटा हम देते हैं, उसके साथ लेबल नहीं देते कि ये क्या चीज़ है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज़ होती है, इसे सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ कंपेयर हम करेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास हमने डेटा को साथ बताया हुआ होता है कि ये डेटा हमारे पास डिजीज वाला है और ये वाला हमारे पास नॉर्मल वाला है। और जो हमारे पास अनसुपरवाइज्ड होता है उसमें हमने डेटा को, अब इधर आप देख सकते हैं, बताया नहीं हुआ। दोनों डेटा, ये अभी टोटल हमारे पास 8 डेटा सैंपल्स हैं। 8 में से 4 हमारे पास नॉर्मल है और 4 हमारे पास डिजीज वाले हैं। तो अब इधर आप देख सकते हैं कि डेटा दोनों का सेम है, मतलब दोनों सर्कुलर हैं, ब्लू कलर में है। अब हमारा मॉडल क्या करेगा कि वो इन दोनों का पैटर्न लर्न करके दोनों को इलादा-इलादा कर देगा। मतलब वो फीचर्स देखेगा, वो देखेगा कि नॉर्मल वाले के फीचर्स तो कुछ और हैं और डिजीज वाले की फीचर कुछ और है। तो मतलब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों इलादा-इलादा चीज़ें हैं। वो खुद ही गेस कर लेगा कि ये दोनों इलादा चीज़ें, उसे पता नहीं होगा कि इनमें से नॉर्मल कौन-सा है और डिजीज वाला कौन-सा है, लेकिन उसे ये पता होगा कि ये दोनों इलादा-इलादा चीज़ें हैं। तो इस तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अब ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सबसे ज़्यादा किधर यूज़ होती है? सेगमेंटेशन में, क्लस्टरिंग में यूज़ होती है। अब अब हमारे पास ये इमेज है, इसमें इसमें माउंटेन है, क्लाउड है, स्काई है और सी है। अब इसमें हमने उसे एक्सप्लिसिटली नहीं बताया हुआ कि माउंटेन हमारे पास कौन-सी है, क्लाउड हमारे पास कौन से है, स्काई हमारे पास क्या है और सी हमारे पास कौन-सा है। हमारे मॉडल ने क्या किया है कि सबको इलादा-इलादा से क्लस्टर कर दिया है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि स्काई वाला एरिया को उसने इलादा कर दिया है, क्लाउड वाले को इलादा कर दिया है और सी वाले को इलादा कर दिया है, ग्रास को इलादा कर दिया और माउंटेन को इलादा कर दिया है। तो इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हमने आउटपुट उसे नहीं बताया हुआ कि कौन-सी चीज़ क्या है। उसने क्या किया है, उसने सिर्फ पैटर्न लर्न कर लिया है कि किस तरह की चीज़ हमारे पास। अब वो इधर देख रहा है कि माउंटेन का पैटर्न जो है, उसे उसने इलादा कर दिया है। फिर उसने सी का पैटर्न देख रहा है कि वो इन सब से इलादा है, तो उसे उसने इलादा से कर दिया है। तो इस तरह की जितनी भी लर्निंग होती हैं, वो जो होती हैं, वो अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग होती हैं। अब अभी हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है गूगल न्यूज़ की, वो भी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग किस तरह यूज़ करते हैं। तो जितनी भी न्यूज़ जो सिमिलर होती हैं, उन्हें वो क्लस्टर कर लेता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मतलब क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा है, चलें अभी वर्ल्ड कप होने वाला है तो वो हो रहा है। तो ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या करता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है कि वर्ल्ड कप के हवाले से जितनी भी न्यूज़ होंगी, उन सबको एक जगह पे गैदर कर लेगा। किस तरह? वो देखेगा कि इनमें न्यूज़ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक है। तो वो उस तरह की जितनी भी न्यूज़ होंगी, वो एक जगह पर कर लेगा। ये जितने भी फ़िल्टर्स होते हैं, एआई के मॉडर्न फ़िल्टर्स, वो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स ही यूज़ करते हैं। ये देखिए सीएनएन भी यूज़ कर रही है और जितने भी यूएस के और भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सब यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद
एआई की एप्लीकेशन, ये तो अब बिल्कुल की एप्लीकेशन है, एआई बहुत वास्ट फील्ड में यूज़ हो रही है। अब वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी है, वो कैसे एआई यूज़ कर रही है? उसकी डेटा ट्रेनिंग हुई है ह्यूमन वॉइस पे, कि मतलब जब इस तरह की कोई बात हो तो तुमने क्या एक्शन करना है, वो इस चीज़ पर ट्रेन हुई है। और इसी तरह डिफरेंट रिकमेंडेड सिस्टम है, जैसे टूरिज्म रिकमेंडेड सिस्टम हो गया और मेडिसिन रिकमेंडेड सिस्टम हो गया, और स्पैम फिल्टर मतलब जो ईमेल स्पैम होता है या नॉट स्पैम होता है, उसमें भी एआई यूज़ होती है कि कौन सा ईमेल जो है वो स्पैम है और कौन सा ईमेल स्पैम नहीं है। और वॉइस रिकॉग्निशन, इसमें भी जो है वो एआई यूज़ हो रही है, कैसे कि काफ़ी सारे बंदोज कह रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों की जो है वो वॉइस पर ट्रेन हुआ है, और वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है एआई कि ये किस बंदे की आवाज़ है। इसी तरह चैटबॉट है, जितने अभी जो चैट जीपीटीज़ है और इस तरह के हज़ारों और बन चुके हैं, वो सब भी एआई यूज़ करने। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन है, इस पे मॉडल जब ट्रेन हो जाता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी चीज़ फ्रॉड वाली वाली है और कौन सी चीज़ फ्रॉड वाली नहीं है। ये जो वेदर की प्रेडिक्शन होती है, जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं कि कल बारिश है या नहीं है, कल किस तरह का मौसम है, उसमें भी एआई बहुत हद तक यूज़ होती है। फिर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन है, इसमें एआई कैसे यूज़ होती है, पुराना जितना भी डेटा होता है, पर उस बेस पे प्रेडिक्शन करता है कि कल की स्टॉक मार्केट कैसी होगी। उसके बाद इमेज डिटेक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया है, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स, उसके बाद रोबोटिक्स। ये माइक जिसका भी शुक्र है, जितना काइंडली इन्हें म्यूट कर दें आप। उसके बाद हेल्थ केयर का, इसमें कैसे एआई यूज़ हो रही है, इसमें मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदे से शुगर है, डिप्रेशन है, बीपी का मसला है, मतलब इस तरह के मसले हैं, वो अपने फीचर्स देगा उसे कि मेरा इस वक्त बीपी इतना है, शुगर इतना है, बाकी मेरा मतलब जो भी है ब्लड लेवल इतना है। तो वो उस बेसिस पर उसे टैबलेट कोई भी बता देगा कि आपको ये टैबलेट लेनी चाहिए। तो हेल्थ केयर में ये ऐसे यूज़ हो रहा है। और उसके बाद रोबोटिक्स में यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो उसमें ये एआई यूज़ हो रही है। और उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेशन जितनी भी है, उसमें एआई यूज़ हो रही है। और इसके अलावा लाखों और चीज़ें जिसमें एआई अभी यूज़ हो रही है। ये एआई नटशेल में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, डीप लर्निंग क्या है। तो असल में इस सब का रिलेशन ये है कि एआई एक बहुत वास्ट फील्ड है। उसके अंदर मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग को डिटेल में करो न्यूरल नेटवर्क, और न्यूरल नेटवर्क को मज़ीद बेहतर करो तो डीप लर्निंग है। अभी जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है हमारे पास, वो डीप लर्निंग में हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग कवर करेंगे, जिसमें लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा। अभी तक क्लियर है सबको जो कुछ मैंने किया है? तो अब हम लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ जाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अभी तक क्लियर है सबको? सेशन के लास्ट में ऐसे भी कर लेंगे कि आपसे कुछ आइडियाज़ भी ले लेंगे, साथ साथ आप लोग सोचें कि हम ये सब यूज़ करके कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों पर आपका एफआईपी भी हो सकता है, जो फाइनल आपने प्रोजेक्ट करना है अपनी डिग्री का। और फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन में जो हूँ, इसी में मेरा एफआईपी भी है। मेरा जो है बेसिकली एफआईपी जो है वो न्यूरल नेटवर्क में है। तो मेरा अपना एफआईपी इसमें भी है। तो बड़ा मुझे खुशी होगी कि अगर आप में से भी कोई किसी का इतना अच्छा आइडिया और वो उस पे एफआईपी करे, तो ये इस जो है सेशन का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो दूसरा नाम है, जो हमें से असल में इसका नाम होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब ये अपने डेटा को, इनपुट को क्लासिफाई करता है कि ये डेटा क्या चीज़ है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल दी हुई है, ईमेल स्पैम नॉट स्पैम, ये क्लासिफाई कर देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है कि ये चीज़ है या नहीं है, या जब आउटपुट हमारे पास फाइनाइट हो। अब इसमें अब सेकंड जो इसने एग्जांपल यूज की है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन।
मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई है या नहीं हुई। इसको भी क्लासिफाई करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। फिर तीसरा है ट्यूमर, ट्यूमर है या नहीं है, नॉर्मल है या उसमें इश्यू है, पेशेंट है वो इस चीज़ का, तो ये भी क्लासिफिकेशन की एग्ज़ाम्पल है। अब जब हमारे पास 0 हम लेबल करेंगे तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, और 1 होगा कि मतलब इसमें ये डिज़ीज़ है। अब ये किस तरह होगा, ये हम इसे ट्रेनिंग के दौरान बताएँगे, 0 और 1 किस तरह। हम जब इसे इनपुट देंगे, इसके फीचर्स देंगे, तो उसके साथ जब आउटपुट में हम 0 देंगे उसे, तो इसका मतलब होगा ये नॉर्मल बंदे के फीचर्स हैं, और जब आउटपुट में हम उसे 1 देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये नॉर्मल बंदे की फीचर नहीं है, ये उस बंदे के फीचर हैं जिसमें ट्यूमर है। अब ये हमारे पास एक मॉडल है छोटा-सा, ये रेड वाले जितने भी हैं हमारे पास, ये हमारे पास पेशेंट के जो है वो सैंपल्स हैं, जिस पेशेंट को इश्यू है कोई, और ये जो दूसरे रेड वाले हैं, ये वो वाले हैं जिन्हें कोई भी इश्यू नहीं है। अब जब हमारे सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस का मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट सिर्फ बाइनरी होती है। इसका भी माइक ऑन है, काइंडली देखिएगा। अभी इस केस में हमारे पास 2 ही आउटपुट हैं। क्या आउटपुट है कि नॉर्मल है या उसे उसमें ये डिज़ीज़ है, नॉर्मल है या ट्यूमर है। तो इसमें हम थ्रेशहोल्ड क्या सेट करेंगे कि अगर हमारे पास आउटपुट 0.5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये बंदा नॉर्मल नहीं है, इसे डिज़ीज़ है। और जब 0.5 से कम होगा तो इसका मतलब है कि ये बंदा नॉर्मल है बिल्कुल। अब बेसिकली इसमें ये होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल में कि हम लोग उसे ट्रेन करने के बाद एक फंक्शन होता है जिसे हम सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। वो क्या करता है, वो जो भी इनपुट हो हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 में हो, मिलियंस में हो, जो कुछ भी हो, जब सिग्मॉइड फंक्शन से वो चीज़ गुज़रती है, तो वो उसका आउटपुट 0 और 1 के दरमियान ले आती है। तो फिर इसमें हम डिसीज़न बाउंड्री लगा देते हैं कि 0.5 से ग्रेटर अगर होगा तो वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और 0.5 से कम जब होगा तो वो नॉर्मल है बंदा। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की केस में मॉडल ट्रेन कैसे होगा। ये हमारे पास सैंपल्स हैं कुछ, जो रेड वाले हैं वो सैंपल्स हैं जिन्हें ट्यूमर है, और जो ब्लू वाले हैं वो उनके सैंपल्स हैं जिनका ट्यूमर बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये जो हमारे पास एच थीटा एक्स वाला है, ये हमारे पास प्रिडिक्शन होती है, जो मॉडल होता है। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल करवाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इनपुट फीचर है हमारे पास एक्स, और वाई जो है वो हमारे पास आउटपुट फीचर है। मैं कहता हूँ कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई हमारे पास 4 होगा। अब मैं कहता हूँ जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई हमारे पास 8 होगा। इसी तरह जब 2 होगी तो वाई हमारे पास 12 होगा। इस तरह की हम डेटा प्रिपरेशन करेंगे, जो पहले से मैंने इस पे किया हुआ है। तो अभी इस केस में क्या होगा कि x जब 0 है तो y हमारे पास 5 होना चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह की जो हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये उसे यूज़ करके हम इसे जो है वो ट्रेन करवा सकते हैं। अब इसे यूज़ करके ये कैसे ट्रेन होगी, अभी हम अगर फर्स्ट वाले सैंपल को देखें जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो हम y को 5 पुट कर लेते हैं। x हमारे पास 0 है, तो सिंपल मैथमेटिक्स से हमारे पास b की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू। अब ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अब सेकंड सैंपल हम लेते हैं, वाई जब हमारे पास 25 है। सॉरी, ये वाली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है जो मैंने बाद में करवानी थी, ये मैं पहले करवा रहा हूँ। 5 10 15 20 25 30। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है,
हमने अपने मॉडल को इस पे ट्रेन करवाना है। ट्रेनिंग कैसे होगी कि मतलब हम उसे एक्स इनपुट अगर हम उसे 100 देते हैं तो उस केस में हमारे पास वाई आउटपुट क्या आएगा। मतलब ये अभी 5 हमारे पास सैंपल्स हमें गिवन है, तो हमें साथ वाई का लेबल डेटा भी गिवन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर इस काबिल हो जाए कि हम उसे एक्स की कोई भी वैल्यू दे दें तो वो हमें वाई की आउटपुट उस बेस पे दे दे। तो उसके लिए ये मॉडल कैसे ट्रेन होगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी। अभी इस केस में हमारे पास बी की वैल्यू है 5 और ए हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई जो सेकंड केस को हम यूज करके 10 ए प्लस 5। इसमें ए की वैल्यू भी हमारे पास इक्वल टू 5 ही आ जाएगी। जो हमारा मशीन लर्निंग का या एआई का मॉडल होता है उसका बेसिक काम क्या होता है कि वो इन ए और बी को लर्न कर ले कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान असल में रिलेशन क्या है। ये एक्स जो है ये हमारे पास फीचर होगा जो हमारे यूजर ने उसे देना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्स इनपुट है जो हम उसे देंगे और वाई आउटपुट होगी ट्रेनिंग के बाद जो उसने हमें देनी होगी। तो अभी इस केस में हमारे पास ए और बी है और ये जो मैंने आपके सामने ये डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए इसमें ए और बी हमारे पास ये थीटाज हैं। ये जो थीटाज मैंने डिफाइन किए हुए हैं कि थीटा नॉट, थीटा वन और थीटा टू। इस केस में हमारे पास ए और बी ये है, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास वो ये है। हमने क्या करना होगा, सिंपली हमने डिसीजन बाउंड्री उसे लर्न करवानी होगी। जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान हमारा जो रिलेशन है हमने उसे वो लर्न करवाना होगा। एक मिनट में पाइथन आईडी भी साथ ओपन कर लूं कि ताकि साथ साथ मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता जाऊं ताकि आप लोग को और अच्छी समझ आ जाए। तो हमारे पास ये इनपुट है इस केस में। तो अभी हम इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करके अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करवाएंगे कि अगर हमारे पास इनपुट वैल्यू 100 है तो हमारे पास वाई आउटपुट क्या होनी चाहिए। आप सबको पाइथन आईडी शो हो रही है मेरी स्पाइडर वाली? यस हो रही है अबू बकर। चले मैं सबसे पहले इस पे क्या करता हूँ, अपना डेटा भी प्रिंट करवा लेता हूँ कि जिस बेस पे हमारे पास डेटा जो है वो हमारे पास कैसा डेटा होगा तो ये हमारे पास लर्निंग हो जाएगी। ये सबसे पहले जो ज़रूरी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास वो मैंने इंपोर्ट कर ली है, जिसकी बेस पे हम ये सारा अप्लाई करेंगे। तो अभी हम अपना डेटा सबसे पहले इधर शो करवा लेते हैं कि हमारे पास डेटा किस तरह का है। वर्क, एक मिनट, एक इशू आ गया है। हम्म, तो ये मेरे पास मॉडल रन हो चुका है। तो ये वाली जो हमारे पास चीज़ आ रही है इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास है ट्रेनिंग डेटा जिसपे हम अपने मॉडल को ट्रेन करवा रहे हैं। और ये जो वाई है हमारे पास, मैं वाई को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। जो हमारे पास लेबल है जो हम सुपरवाइज लर्निंग के साथ लेबल देते हैं। सबको आ रहा है नज़र कि जीरो जब हमारे पास इनपुट होगा तो हमारे पास आउटपुट जो होगा इस केस में 5 होगा।
जब 1 होगा तो 25 होगा, 2 होगा तो 30 होगा, 3 होगा तो 42 होगा, 4 होगा 50 होगा और 5 होगा और 50 तो 55 होगा। तो अब ये हमारा मॉडल जो है, ये जो मैंने नीचे फंक्शन कॉल किया हुआ है रेग इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। अब इस केस में सबसे बड़ी बात, मैं रिग्रेशन क्यों यूज कर रहा हूँ? इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमारे पास आउटपुट डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ये अभी मैं आपको डेटा समझा रहा हूँ, इसके बाद हम डायरेक्ट लॉजिस्टिक की एग्जांपल पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सामने ही खुल गया है तो मैं इसी पर आ गया हूँ। तो अभी हमारा डेटा ट्रेन होगा लीनियर रिग्रेशन पे, एक लाइन लर्न कर लेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मैं सबसे पहले अपना इधर डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा किस तरह का है। ये हमारे पास डेटा प्लॉट हो चुका है इधर। इस डेटा में हमारे पास क्या आ रहा है कि जब 0 है हमारे पास वैल्यू तो 5 है, 1 है तो 25 है, मतलब वो सब डेटा आ रहा है। अभी हमने क्या करना है बेसिकली लर्न, हमने बाउंड्री लर्न करनी है, रिलेशन लर्न करना है जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान है। तो हम वो रिलेशन कैसे लर्न करेंगे? मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। लीनियर रिग्रेशन का हमने फंक्शन कॉल कर लिया है। उसके बाद रेग डॉट फिट, ये फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन निकालेगा। ये जितने भी इसकी होगी, जितने भी इसके अंदर होगी ट्रेनिंग का, जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था पहले, वो सब इस रेग डॉट फिट फंक्शन के अंदर जो है वो कॉल हो जाएगा। वो सारी ट्रेनिंग इस फंक्शन के अंदर कर लेगा। और एच थीटा इज इक्वल टू रेग डॉट प्रिडिक्ट। एच थीटा अब हमारे पास क्या है, जो उसने ये बाउंड्री लर्न कर लिया। अभी मैं आपको वो वाली बाउंड्री दिखा देता हूँ। एक्चुअल में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर क्या चीज होती है। जो एक्चुअल में उसे लर्न करना चाहिए, वो उसे ये वाली डिसीजन बाउंड्री लर्न करनी चाहिए। ये वाली जो रेड आई है हमारे पास, बिल्कुल एक्यूरेट तो ये भी नहीं है, असल में से ये वाली लर्न करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे अभी जो मॉडल ने लर्न की है, वो वाली मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल ने कौन सी लर्न की है। असल में इसकी जो मॉडलिंग होनी चाहिए थी वो इस तरह की होनी चाहिए थी कि सब फीचर्स को हमारी ट्रेनिंग मॉडल कट करे। लेकिन जो हमारा मॉडल है उसने क्या लर्न किया है, उसने ज़ाहिर है डेटा इनफ नहीं है। मशीन लर्निंग में या एआई में तभी अच्छा होता है जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो। हमने टोटल से 5 और 6 सैंपल दिए हैं, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी डेटा फिटिंग नहीं कर रहा। तो अभी हम क्या करते हैं, इससे एक प्रिडिक्शन करवा लेते हैं। प्रिडिक्शन हम कैसे करवाएँगे? हम चलिए आप लोग बताएँ, मैं कौन सी एक्स की वैल्यू पे जो है वाई की आउटपुट निकालूँ? चलिए आप लोग बताएँ मुझे। एक्स की क्या वैल्यू पे आप लोग आउटपुट चाह रहे हैं? जो है वो हल हो जाए। एक्स की मैं वैल्यू इसे दे देता हूँ 73.4। अब प्रिडिक्शन इज इक्वल टू रेग डॉट प्रिडिक्ट 73.4 प्रिंट। प्रिडिक्शन की स्पेलिंग क्या लिख ली है मैंने? ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब इस पे हम लोग प्रिडिक्शन करवाते हैं इसे। हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही है 73.4 पर। अ, एक मिनट, इस पर एक एरर आ रहा है हमारे पास। तो हमारा इनपुट है वो उस पे एरर दे रहा है। एरर मैं आप लोग को एरर समझा देता हूँ कि एरर हमारे पास क्या है। अब जरा गौर करना कि हमारे पास एरर किस चीज का है। वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास इनपुट है वो 2D हमसे ले रहा है। किस तरह कि हमने x इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे वाली जो लाइन की है, उसमें हम उसे बता रहे हैं कि हम आपको इनपुट में दो चीजें देंगे, x0 देंगे और x1 देंगे, मतलब दो फीचर्स हम आपको देंगे। अब इस केस में हमने जो x0 है उसे हमने हर एक सैंपल के लिए 1 कर दिया है।
ये जो मैंने लाइन नंबर 15 पे किया हुआ है, x0 इज इक्वल टू np डॉट वंस m। m हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो अभी हम इसे 73.4 के साथ पहले वाली हम इसे 1 दे देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि पहला फीचर हमेशा हम आपको 1 देंगे। फिर इसमें एरर आ गया है। हम्म, उसमें डेटा का शायद इशू आ रहा है, डेटा इनफ नहीं है शायद। चलो उससे हम शिफ्ट कर जाते हैं। ये वाली एग्जांपल्स मेरे पास काफ़ी है, उसमें शायद डेटा मैंने जनरेट कम किया है, जिस वजह से मॉडल सही से ट्रेन नहीं हो पा रहा। तो ये सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, लेवल और सैलरी। इसमें क्या होगा कि हमारा मतलब लेवल में हम इसे कर लेते हैं ग्रेड। जो ग्रेड होते हैं हमारे पास, जैसे ये गवर्नमेंट होते हैं, शायद 0 से 22 होते हैं, 21 होते हैं, तो उस बेस पे हमारे पास ये मॉडल ट्रेन होगा। अब इसका डेटा मेरे पास इनफ है, इसका डेटा भी आपको मैं बता देता हूँ, जिस वजह से हमारे पास मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन हुआ है। माई आउटपुट, इसमें हमारे पास 11 बंदों का डेटा है। तो अभी इसमें और एक्चुअल डेटा में हमारे पास कितना डिफरेंस आया है। जब हमने इसे टेस्ट में क्या दिया है, 7 दिया है। मतलब हमारे पास जब ट्रेनिंग डेटा 7 का होगा, तो हमारे पास आउटपुट क्या होनी चाहिए, हम अपने डेटा को पूछ रहे हैं। तो अभी ये इस तरफ आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि हमारे डेटा मॉडल ने कितने अच्छे से फिटिंग की है। ये भी इतने अच्छे से फिटिंग उसने किस लिए की है कि हमने उसे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उसे फिट करवाया है। ये जो मैं इधर पावर यूज कर रहा हूँ पाइथन के सिंटेक्स में, जब हम डबल मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है हम इसकी पावर इंक्रीज करें। तो अभी मैं इसकी पावर जैसे ही कम करूंगा, तो देखना आप लोग डेटा की फिटिंग बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस केस में अब देखें, अभी ये मैंने इसका डेटा थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, थोड़ी सी इसकी फिटिंग कम की है, स्केयर की पावर को कम किया है, तो उसने सिर्फ स्ट्रेट लाइन लर्न कर ली है। हालांकि इस डेटा को अच्छे से फिट करने के लिए स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसे कहते हैं पोलिनोमियल की पावर इंक्रीज करना। तो इस केस में मैंने पोलिनोमियल की पावर इंक्रीज की है। ये देखिए x1 जो हमारे पास इनपुट फीचर है लेवल का, मतलब कौन सा लेवल है हमारे पास, उसका इनपुट फीचर की हमने वो पावर इंक्रीज कर दी इनपुट की। तो हमारे पास कितने अच्छे से फिट हो रहा है, ये आप लोग देखें। हमारे पास रेड जो लाइन है, ये डेटा की फिटिंग हो रही है। कि मतलब ये रेड लाइन हमारे मॉडल ने लर्न कर ली है कि अब हम उसे जो भी इनपुट देंगे, अभी फॉर एग्जांपल हम उसे इनपुट दे देते हैं। हमारे पास लेट अस अज्यूम कि हमारे पास स्केल जो है वो 50 तक है। तो इस मॉडल को यूज करते हुए अगर हमारे पास 49 स्केल का कोई बंदा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास 0 से 50 है टोटल स्केल्स है हमारे पास। तो अगर 49 स्केल का कोई बंदा है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए पे। तो हमारे पास आ रही है 3,76,884 रुपीज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास प्रिडिक्शन हुई है किस बेस पे, जो हमने उसे इनपुट डेटा दिया था। इनपुट डेटा हमने उसे क्या दिया है, ये हमने उसे इनपुट डेटा दिया है। मतलब डिफरेंट लेवल हमने उसे दिए हैं, और लेवल की बेस पे 1 लेवल वाले की 45 केस में होगी, 2 कितनी होगी। मतलब इस बेस पे अगर अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 49 लेवल का कोई भी बंदा होगा, तो उसकी जो होगी हमारे पास पे इतनी होनी चाहिए। अब हम लोग अपनी जो मोस्ट अवेटेड एग्जांपल है, हम उसकी तरफ जाते हैं, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की तरफ। सबसे पहले हम उसका डेटा सेट क्रिएट करते हैं। अभी तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? चलिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आ जाते हैं। एक मैं उसकी एग्जांपल करवा लूँ। ये लीनियर की मेरे सामने ओपन हो गई थी, तो मैंने वही करवा दी है। तो अभी हम सबसे पहले इसका डेटा देखते हैं। स्पाइन, इसमें हम क्या करें, स्पाइन डिजीज है जो, वो क्लासिफाई करें कि हमारे पास इस पेशेंट में स्पाइन का मसला है या नहीं है, वो नॉर्मल है या उसमें स्पाइन का डिजीज है। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास डेटा कितना है।
इस पे हमारे पास तकरीबन 311 पेशेंट्स का डेटा है। डेटा आप लोग को शो हो रहा है? जी हो रही है। तो अब बेसिकली ये हमारे पास स्पाइन का डेटा है। इस डेटा में क्या है कि उन पेशेंट का हमारे पास डेटा है जिनमें स्पाइन की डिजीज़ है, और उन पेशेंट का हमारे पास डेटा है जिनकी स्पाइन की डिजीज़ नहीं है। अब आप लोगों के ज़हन में जब मैंने ये डेटा सेट आपके सामने किया था, तो आप लोग हैरान हुए होंगे कि ये डेटा सेट तो हम इज़िली ह्यूमन भी लर्न कर सकते हैं, कि मतलब इसका सिंपल हमने ये रिलेशन लर्न करना था, y = ax + b। इस रिलेशन में क्या होना था कि x की वैल्यू जो है वो यूज़र ने देनी थी, और a और b की वैल्यू हमने ये सैंपल यूज़ करके, जो हम 9-10 में फर्स्ट सेकंड ईयर में और उससे पहले मैथमेटिक्स में करते रहे हैं, कि हमने रिलेशन a और b की वैल्यू फाइंड करके x की वैल्यू आखिर में जो निकालनी होती है। तो आप लोगों ने ये लाज़मी सोचा होगा कि ये कौन-सी AI है। तो अब किस-किस ने सोचा था वैसे? जब मैं पढ़ रहा था, जब हमें सर ने पढ़ाया था, तो मैंने तो सर से उस वक़्त डायरेक्टली ये क्वेश्चन किया था कि सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम लोग खुद भी आसानी से कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए एआई के एल्गोरिदम्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो आप लोगों के ज़हन में भी यकीनन ये क्वेश्चन आया होगा। तो अगर जिस किसी के ज़हन में ये क्वेश्चन आया था, तो फिर वो मुझे इस चीज़ का जवाब दे दे कि ये वाला डेटा क्या ह्यूमन बना सकता है, इसकी बाउंड्री लर्न कर सकता है? जो ये मैं स्पाइन वाला डेटा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास 12 फीचर्स हैं। 12 फीचर्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास पेशेंट है, उसके ये 12 चीज़ें हैं कि जिसकी बेस पे डिसाइड करना है कि इसमें स्पाइन का डिज़ीज़ है या नहीं है। क्या इस 12 फीचर्स को यूज़ करके आप लोग डिसीजन बाउंड्री लर्न कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमारे पास एआई के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। जो हमें बहुत सिंपल चीज़ें लग रही होती हैं, एआई उससे बहुत एडवांस है। वो वाले जो मैंने आपको डेटा एक्स और वाई सिंपल एक फीचर और एक आउटपुट और एक इनपुट यूज़ करके दिखाया था, वो सिर्फ़ शुरू में आप लोगों को दिखाने के लिए कि इनपुट डेटा सेट होता किस तरह का है। अब ये इसमें आप लोग देखिए, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4, कॉलम 5, ये 12 हमारे पास फीचर्स हैं, और जो 13 वाला कॉलम है हमारे पास क्लास लेबल, उसमें वो बता रहा है कि डिज़ीज़ है या नहीं है। अब जो राइट मोस्ट पर लिखा हुआ है एट्रीब्यूट 1, 2, 3, अब इधर आसानी के लिए हमने कॉलम 1, कॉलम 2 लिख लिया है। अब वो बता रहा है कि कॉलम 1 के नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो क्या है? वो क्या है? पेल्विक इंसिडेंस है। सेकंड है पेल्विक टिल्ट है, कि मतलब पेल्विक वाली जो है उसमें मतलब कितना वो हिली हुई है जगह से। और इसी तरह जितने भी ह्यूमन के जो स्पाइन के फीचर्स होते हैं, ये जो मेडिकल वाले होंगे उन्हें पता होगा, तो डायरेक्ट टिल्ट है, मतलब किस बेसिस पर हमने उसे बताना है कि उसमें स्पाइन का मसला है या नहीं है, ये वो सब फीचर्स हैं हमारे पास। अब वो बता रहा है कि फर्स्ट हम सबसे पहले पहला ट्रेनिंग डेटा देखते हैं, कि अगर एक हमारे पास पेशेंट है, उसका पेल्विक इंसिडेंस ये है जो 63 होगा, उसके बाद पेल्विक टिल्ट 22 होगा, इसी तरह नेक्स्ट 39, 40, 98 -0.24, ये सब की ये वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास डिज़ीज़ में होगा, वो बंदा नॉर्मल नहीं होगा, उसमें स्पाइन का डिज़ीज़ है। ये अब जितने भी हमारे पास कितने हैं तकरीबन 1 वाले, ये तकरीबन 211 सैंपल्स हैं। ये 211 सैंपल्स उनके हैं जिनमें ये डिज़ीज़ है। ये उनका डेटा हमने कहाँ से उठाया है? ये हमने डेटा डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट से उठाया है कि ये 12 फीचर है स्पाइन की, अगर वो उनकी वैल्यू ये होगी, तो उस बंदे में स्पाइन का डिज़ीज़ है। और अब जो नॉर्मल बंदे होते हैं, जिनमें स्पाइन का डिज़ीज़ नहीं होता, उनके फीचर्स ये हैं, 212 से लेकर 311 तक, ये तकरीबन 101 फीचर्स हैं, कि अगर एक बंदे के ये फीचर्स हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में इन 12 चीज़ों की ये वैल्यूज़ आई हैं, तो इसका मतलब ये बंदा नॉर्मल है। आप लोग को डेटा सेट समझ आ गया है? ये डेटा सेट मैंने कैगल एक वेबसाइट है, एआई के जितने भी डेटा सेट होते हैं तकरीबन उधर से मिल जाते हैं। ये उधर एक बंदे ने जमा करके रखा हुआ था, डिफरेंट हॉस्पिटल से, डिफरेंट मेडिकल के जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से उसने ये डेटा उठाया है। ये हर एक बंदे का, ये जो इसे हम कहते हैं सैंपल, ये एक-एक सैंपल जो है ना, ये एक-एक बंदे का है। हर उस बंद ये 1 वाला सैंपल, क्लास लेवल 1 वाला सैंपल हर उस बंदे का है जिसमें ये वाला डिज़ीज़ है, और 0 वाला हर उस बंदे का है जिसमें ये वाला डिज़ीज़ नहीं है। आप लोगों को अगर ये डेटा सेट समझ आ गया, तो हम इसकी फिर प्रिडिक्शन करवा लेते हैं एक।
समझ आ गया डेटा सेट। अब हम इसकी प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं। ये अभी सबसे पहले हम लोग ये जो तकरीबन पहली ये है 9 लाइंस, इसमें हम जो हमारी लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट करें। सबसे पहले हम नमपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट करें, फिर पांडास की, फिर हम अपना ये प्लॉट करने के लिए जो हम साथ प्लॉट कर रहे हैं उसके लिए ये मैट प्लॉट लाइब्रेरी इंपोर्ट करें। साथ हम लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जहाँ से हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम इंपोर्ट करें। और अब ये नीचे हमने ये डेटा सारा सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन इसे जो है वो रन करते जाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। ये सबसे पहले हमने अपने इस मॉडल में जो है वो डेटा इंपोर्ट कर लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि सबसे पहले डेटा हम मॉडल को देते हैं। अभी हम बेसिकली अपने मॉडल को ट्रेन करवा रहे हैं। ट्रेन हम किस चीज़ पे करवाते हैं? जैसे मैंने बताया था सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम उसे इनपुट और आउटपुट खुद बताते हैं कि फीचर्स अगर ये हों तो ये आउटपुट होना चाहिए। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये बता रहा है कि जो सैंपल नंबर 1 है उसमें अगर ये फीचर्स होंगे तो हमारे पास उस बंदे में डिजीज स्पाइन का होगा। और अभी ये 305 से नीचे जितने भी फीचर्स हैं उसमें वो बता रहा है कि ये फीचर्स होंगे तो उस बंदे में वो डिजीज नहीं होगा। ये अभी ये X1 हमारे पास पहला फीचर है, X2 दूसरा फीचर है, X3 तीसरा फीचर है। ऐसे हर बंदे के टोटल 12 फीचर्स होंगे जो हमने इसे दे दिए हैं। और वाई क्लास लेबल वाला जो कॉलम है हमारा जिसमें हम उसे बता रहे हैं कि बंदे में डिजीज है या नहीं है, उस सारे को हमने वाई में स्टोर कर दिया। अब हम देखते हैं कि वाई हमारे पास किस तरह का होगा। हम्म, ये हमारे पास वाई आ गया है कि वाई में हमने अपने मॉडल को क्या पास कर दिया है कि ये 111 मतलब ये हमने वाई में स्टोर कर दिया है। X1 X2 X3 हमने इनपुट वाली साइड स्टोर कर दी और वाई हमारे पास आउटपुट वाली साइड होगी। तो अभी ये नीचे हम उसे प्रिडिक्शन करवाएंगे अब उससे हम। वो एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन किसने किया था? एवोल्यूशन और टेस्टिंग वाला। वो जो आपने क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर ये आपका लाइन नंबर 54 से लाइन नंबर 60 तक है। इसमें अब उसने क्या कर दिया है, उसके पास जो टोटल सैंपल्स हैं, हमारे पास टोटल सैंपल्स कितने हैं? टोटल सैंपल है हमारे पास 311 सैंपल्स है। उसने क्या किया है, एक्सट्रेन टेस्ट, एक्सट्रेन वाई टेस्ट, इसमें से क्या किया है, इन टोटल सैंपल्स को 80 और 20% में डिवाइड कर लिया है। 80% डेटा जो होगा वो ट्रेनिंग में यूज होगा और 20% डेटा टेस्टिंग में यूज होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे डेटा ने खुद को कैसा ट्रेन किया है। ये हमारे पास स्कोर आ रहा है डेटा का 0.86%, कि मतलब हमारे पास इतना अच्छा हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है। अब हम इससे एक प्रिडिक्शन करवा लेते हैं। ये मैंने अब ये पहले से इसमें इनपुट रखी हुई है। हम्म, अ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अबू बकर आ रही है आवाज़ अब। अब ये इसी तरह नेक्स्ट डेटा था हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का करेंसी नोट। उसमें हमने क्या करना था, उसे बताना था कि ये हमारे पास रियल है या फेक है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, इसमें करेंसी की ये डिफरेंट फीचर होते हैं जो वो निकाल लेते हैं, तो उस वजह से वो बता देगा कि करेंसी हमारे पास रियल है या फेक है। अब हम हमारे पास लास्ट शायद आधा घंटा है, तो इस पे हम लोग जो है वो मेन फोकस जैसा कि उसमें बताया गया था कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन पे करेंगे, तो हम उस वाला डेटा खोलते हैं अपने पास।
फिर लास्ट में ये बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, तो आप में से जिस जिसने कहा हम उस एग्जांपल पे भी थोड़ा सा आ जाएंगे। अब ये हमारे पास हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा सेट, ठीक है। अब आपको मैं डेटा सेट में डिफरेंस दिखाता हूँ। पहला ये डेटा सेट जो है ये मशीन ने जनरेट किया हुआ है। किस तरह मशीन ने जनरेट किया हुआ है? ये एक खास फार्मूले के तहत डेटा सेट जनरेट हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को हमने फिक्स कर दिया था कि मतलब ए हमारे पास हो जाएगा 20 और बी हमारे पास 10 हो जाएगा। सिंपल हमने फार्मूले में ये सारी चीज़ें डाल के हमने फाइनल प्राइस इसको मशीन के थ्रू कैलकुलेट की है। और अब ये जो दूसरा है डेटा सेट रियल वर्ल्ड, ये सारा डेटा हमने उठाया है OLX से और ज़मीन.com से। उससे कैसे उठाया है? उससे ऐसे उठाया है कि हम OLX पर गए, एक घर का हम डेटा डेटा हमने ओपन किया है। उस पे हमने देखा है फॉर एग्जांपल जो मैंने ये डेटा सेट लिया था, पहला ये जो मैंने लिया था बिलाल टाउन का लिया था, वहाँ पे पर मरला प्राइस हमारे पास 15 लाख है। टोटल मरले का वो जो घर था वो 10 मरले का था, 6 कमरे थे घर में और 2 मंजिला था, 6 वॉशरूम थे, 1 कारपोश था और 1 लॉन था। तो उसकी कीमत जो उधर लगी हुई थी वो 4 करोड़ 50 लाख रुपया लगी हुई थी। ये रियल वर्ल्ड डेटा है जो मैंने रियल वर्ल्ड से उठाया और इसमें नॉइसेज होती हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मशीन डेटा जनरेशन और रियल वर्ल्ड डेटा जनरेशन में क्या फ़र्क है। इसका डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अभी कुर्बानी के दिन गुजरे हैं तो उसी की एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। टोटल केजीज और प्राइस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अभी मैं कर रहा हूँ जो रियल वर्ल्ड डेटा है हमारे पास। रियल वर्ल्ड डेटा इसके बाद कहूँगा सॉरी, ये अभी मैं मशीन डेटा दिखाता हूँ आपको, मशीन डेटा किस तरह है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जिस मतलब गाय बैल है जिसका वेट जो है वो 250 केजीज होगा, तो उसका मेरे पास वेट जो होगा उसकी प्राइस मेरे पास होगी 100K, मतलब 1 लाख होगी। जिसका 250 केजीज मेरे पास होगा, वजन होगा, उसकी प्राइस 100K होगी। अब सेकंड में कर लेता हूँ। अगर किसी भी जानवर का वेट जो है वो 500 केजीज है, तो उसकी प्राइस हमारे पास होनी चाहिए 200 किलो। जाहिर है टोटल अगर 250 पर 100 किलो है तो 500 पे 200K होनी चाहिए, मतलब 2 लाख होनी चाहिए। मतलब इस तरह का डेटा जो होता है वो मशीन जनरेट डेटा होता है, जो मैंने सिंपल एक फार्मूले के तहत कर लिया है कि मतलब 250 होगा तो 100K होगा, 500 वेट होगा तो 2 लाख होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर 1000 किलो होता तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो मेरे पास 4 लाख रुपए उसकी कीमत होनी चाहिए। मैं ये क्या कौन सा डेटा है? मशीन डेटा है। अब मशीन डेटा और रियल वर्ल्ड डेटा में डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रियल वर्ल्ड डेटा में डिफरेंस ये होता है जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड डेटा में एरर आता है, जिसकी वजह से हमारे मॉडल में एरर आता है। बेसिकली जो हमारे पास मशीन डेटा होता है उसमें हमारे पास एरर नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट कैलकुलेशन से हमने निकाला हुआ होता है। लेकिन एआई इम्प्लीमेंट ही रियल वर्ल्ड डेटा पर होती है। तो अब रियल वर्ल्ड डेटा क्या होगा? अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास जानवर है, 250 किलो उसका वजन है, तो मैं रेट भी अपनी मर्जी से लगाऊंगा, मैं उसका 150K रेट लगा लूंगा। दिस इज रियल वर्ल्ड डेटा। अभी अभी कोई और बंदा है, उसके पास भी 250 किलो का जो है वो भैंस है, तो उसने 1,20,000 लगा दिया होगा, ठीक है। अभी तीसरा कोई बंदा होगा, उसके पास सेम उसी वेट में होगा, बैल होगा, जो भी होगा, उसने अपनी मर्जी की प्राइस लगा ली होगी। तो ये रियल वर्ल्ड डेटा है। इसमें अब आप मुझे बताएं कि इसमें हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। कि देखिए अब इनपुट तीनों का सेम है, प्राइस तीनों की डिफरेंस है। दिस इज रियल वर्ल्ड डेटा। इसमें प्रॉब्लम होती है अब हमारे पास। अब इसमें नॉइस क्या है? फॉर एग्जांपल ये 3 डेटा हमारे पास चलो किसी ना किसी तरह मिसाल के तौर पे ये होने के करीब है, चलो ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ठीक डेटा है कि प्राइस हो सकती है 250 किलो की बैल की 1.5 लाख रुपया प्राइस हो सकती है। अब इसमें नॉइस क्या है? 250 किलो का बैल है और उसकी 5 लाख उसकी
5 लाख उसने प्राइस रख ली है, जैसे चलो हम ये कर लेता हूँ 10 लाख उसने प्राइस रख ली है, दिस इज नॉइस, हमने इसे रिमूव करना होगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने हाउस प्राइस वाले डेटा सेट पे। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये वाला जो था वो रियल वर्ल्ड डेटा था, डेटा सेट सॉरी ये मशीन डेटा था, और ये सेकंड जो है वो रियल वर्ल्ड डेटा है जो कि हमने OLX से और ज़मीन.com से उठाया था। क्लियर है आप सबको रियल वर्ल्ड डेटा में और जो मशीन जनरेशन डेटा होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? अब इसकी हम प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। ये सबसे पहले ये किसी भी जो हमने शुरू में कहा था ना कि इनपुट फीचर्स होते हैं जो हम अपने मॉडल को पास करते हैं, तो घर के केस में हमारे पास इनपुट फीचर्स क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मतलब इनपुट फीचर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसकी बेस पे प्रिडिक्शन होती है। इनपुट फीचर अब हमारे पास क्या है घर के केस में, मरला प्राइस, इस बेस पे प्राइस होती है घर की, टोटल मरला कितना है मतलब टोटल एरिया कितना है घर का, इस बेस पे हमारे पास प्रिडिक्शन होती है घर की। फिर उसके बाद रूम्स कितने हैं, फ्लोर कितने हैं, वॉशरूम कितने हैं, कारपोश कितना है, लॉन है नहीं है, मतलब फीचर्स वो चीज़ें होती है जिसकी बेस से हमारे पास आउटपुट प्रिडिक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया है कि फीचर्स हमारे पास क्या होता है? अभी इस केस में हमारे पास सबसे मेन जो फीचर है, जिस फीचर की सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो हमारे पास टोटल मरला और मरला प्राइस है। क्योंकि एक घर अगर 5 मरले का होगा और एक घर अगर 50 मरले का होगा तो उसकी कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो सबसे हमारे पास जो मतलब वेटेज वाला हमारे पास फीचर है, वो मरला प्राइस और टोटल मरला है। अब ये सबसे पहले X1, X2, X3 इस सब में हमने फीचर उसे मतलब इस हमने अपने कोड में ले आए हैं, उन फीचर्स को इंपोर्ट कर लिया है और अब उनकी एक हमने एरे बना दी है। ये x इज़ इक्वल टू np डॉट एरे, उन सब फीचर्स की हमने एरे बना ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, रेग इज़ इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, हम इसमें कॉल कर रहे हैं कि हम लीनियर रिग्रेशन की एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम कह रहे हैं रिग्रेशन डॉट फिट एक्स कॉमा वाई। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, हमारे पूरे डेटा को ये फिट करेगा। फिट का मतलब क्या है, ट्रेन करेगा, इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन निकाल के देगा हमें कि मतलब अगर इतना मरला प्राइस हो, इतना टोटल मरला प्राइस हो तो हमारे पास इतनी फाइनल प्राइस होगी। ये जैसे ही रेग डॉट फिट वाला फंक्शन हमारे पास कॉल होगा तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में बताया था कि हमारे मॉडल ने ये वाली रेड लाइन, ये लेवल और सैलरी वाला है, लेकिन इस केस में भी इसी तरह होगा कि हमारे मॉडल ने ये वाली रेड लाइन लर्न कर ली है। मतलब ये रेड लाइन क्या है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन क्या है। अब इस केस में आप देखिए, अगर मैं उसे इधर इधर किसी जगह वैल्यू दूंगा, 9 वैल्यू दूंगा, तो यहाँ से ऊपर आके इधर देख लेगा कि इस पॉइंट पर मेरी 9.5 वैल्यू पर इतनी 400 के करीब सैलरी होगी। तो इसी तरह इस हमारे प्राइस प्रिडिक्शन वाले मॉडल ने ये चीज़ लर्न कर ली है कि अगर हमारे पास इतना मरला प्राइस होगा, इतना टोटल मरला होगा, इतने रूम्स होंगे, तो हमारे पास इतनी प्राइस होनी चाहिए। अब अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग दे रहा हूँ। चलें बल्कि टेस्टिंग ऐसे करते हैं, आप में से किसी एक के घर की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। कौन प्रिडिक्ट करवाना चाहता है अपने घर की प्राइस? फिर आप लोगों से ज़रूर ये पूछूँगा कि क्या ये कुछ ना कुछ किसी न किसी दर्जे में ये ठीक है या बहुत दूर-दूर तक ये हो गई है? हुसैन की जो है इसकी कर लेते हैं। अ, हुसैन भाई 30 लाख पर मरला, ये तो पता नहीं करोड़ों में बात। चले मैं कर लेता हूँ फिर भी। मरला प्राइस 30 लाख और टोटल मरला 30 हो गए, रूम्स 10 हो गए, ट्रिपल स्टोरी हो गया, वॉशरूम 7 हो गए, कारपोश है। कारपोश हम सिर्फ ये करें कारपोश है और लॉन है या नहीं, मतलब 0 और 1 में हम सिर्फ जा रहे हैं।
हुसैन भाई ये तकरीबन आ रहा है 5 करोड़, तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख आ रहा है। खुश हैं आप? ये एक क्वेश्चन है सुभान का कि हाउ द मॉडल। यार रियल वर्ड आप कह रहे हैं कि सेवरल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं इंक्लूडिंग लोकेशन। तो इसी वजह से आपने शायद गौर नहीं किया, सबसे बड़ा मैंने जो इसमें फीचर पहले ही बताया था कि मरला प्राइस। ये मरला प्राइस ऐसा फीचर है जिसमें लोकेशन आ जाएगी। जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना मरला प्राइस जो है हमारे पास ज्यादा होगा। तो इसी बेस पे ये मॉडल ट्रेन है कि जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतनी मरला प्राइस ज्यादा होगी। तो ये लोकेशन वाला फैक्टर इसमें कवर हो गया है। टाइम ऑफ सेल जो है वो डेटा पर डिपेंड कर रहा है। ये डेटा मेरे पास तकरीबन ये 2 मंथ पहले का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा रेट ऑफ डॉलर, ये सब मतलब ये डेटा अभी मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। ये जो सुभान का क्वेश्चन है, अभी जो है चैट जीपीटी है, उसका जो डेटा मॉडल है वो शायद 2022 है। उसके बाद की बात उसे नहीं पता। मतलब उसके बाद अगर कोई इवेंट हुआ है, इवन आप उसे फुटबॉल वर्ल्ड कप का अगर पूछें तो उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन जीता है। क्यों? क्योंकि उसका डेटा 2022 तक है। तो एआई में सारी गेम ही मैंने आपको शुरू में बताई थी कि डेटा की है। तो हमें साथ-साथ डेटा अपडेट करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन दूर हुई है आपकी कि ये जो आप कह रहे हैं टाइम ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है, तो साथ-साथ हमें डेटा सेट ज़ाहिर-सी बात है इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। इन लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास फीचर्स हमारे पास क्या है? अब मैं बार-बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ फीचर्स। एक होते हैं फीचर्स, एक होता है आउटपुट, ठीक है? फीचर्स वो चीज़ें होती हैं हमारे इनपुट की जिसकी बेस पे हमारा आउटपुट प्रिडिक्ट होगा। अभी जैसे घर के केस में मेन फीचर्स थे, कमरे कितने हैं, मरला कितना है, मतलब प्राइस क्या है, रूम्स कितने हैं, वो सब था, ठीक है? वो उसके फीचर्स थे। अब इसके अलावा जो हमने स्पाइन वाली एग्जांपल देखी है, उसमें जो वो मतलब जो रीढ़ की हड्डी थी, उसके काफ़ी सारे फीचर्स उन्होंने निकाले हुए थे। वो फीचर्स थे कि मतलब उस बेस पे हमने बताना था कि इस बंदे में इश्यू है या नहीं है। अब इसी तरह अगर कोई और मसला है, कोई और डिज़ीज़ है या कोई और मतलब चीज़ें हैं, तो उसके फीचर्स क्या होंगे? जिस बेस पे प्रिडिक्शन हमने करनी है कि ये वो चीज़ है या नहीं है। अब जैसे हमारे एक और प्रोजेक्ट था मेरा, फाइनल के मार्क्स उसमें हमने प्रिडिक्ट करने थे। उसमें हम उसके मतलब इंटरनल नंबर हम उसे दे रहे थे कि हमारे क्विज़ में इतने नंबर आए हैं, असाइनमेंट में इतने नंबर आए हैं और मिड में इतने नंबर आए हैं। तो उस बेस पे हमारे फाइनल के कितने नंबर होने चाहिए? तो उसमें हमारे पास फीचर्स क्या होंगे? क्विज़ के नंबर होंगे, असाइनमेंट के नंबर होंगे और मिड के नंबर होंगे। रुकिए मैं देखता हूँ शायद इधर कहीं ओपन हुआ हो मेरे पास। हाँ, ये है। तो इसमें अब मैंने उसे फीचर्स क्या दे दिए थे, क्विज़, असाइनमेंट और मिड उसके इनपुट फीचर थे जिसकी बेस पे उसने मुझे फाइनल के नंबर बताने थे। मतलब क्विज़, असाइनमेंट, मिड में वो मैं उन्हें क्या बताऊँगा? ज़ाहिर है मेरे ज़्यादा नंबर होंगे तो मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, कम नंबर होंगे तो मतलब मैं नहीं पढ़ रहा। एक छोटी-सी इसकी एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। अ, इसमें मैंने उसे दे दिया था, क्विज़ के मेरे इतने नंबर हैं, असाइनमेंट में इतने हैं, मिड में इतने हैं, तो मेरे फाइनल में कितने नंबर होंगे। तो ये इस बेस पे हमें बता देगा कि फाइनल में कितने नंबर होने चाहिए। अब इसका मैं आपको डेटा सेट जल्दी से बता देता हूँ। ये इसका डेटा सेट है कि मतलब क्विज़ में 73 हो, असाइनमेंट में 80 हो, मिड में 75 हो, तो मेरे फाइनल के 152 होने चाहिए। इसी तरह 93, ये मतलब ये बाहर का कुछ स्टैंडर्ड यूज़ किया गया, हमारा वो 100 नंबर वाला नहीं, पता नहीं अब मुझे याद नहीं है, ये काफ़ी टाइम हो गया इसका, तो मुझे नहीं पता कि ये टोटल नंबर मैंने इसमें कितने लगाए हुए हैं। तो ये उस बेस पे कर रहा है, शायद 200 में से कर रहा है। हाँ, 200 में से ये फाइनल के। ये किस तरह कर रहा है? क्विज़ के नंबर भी 100 में से, असाइनमेंट के भी 100 में से हैं और मिड के भी 100 में से नंबर हैं कि मतलब इतने-इतने नंबर हों, तो फाइनल में मेरे कितने नंबर होने चाहिए थे। ये इसकी प्रिडिक्शन मैं करवा रहा था इधर। अब इस केस में देखें, मैंने उससे कहा है कि क्विज़ में मेरे 78 हैं, असाइनमेंट में मेरे 83 हैं, मिड में भी इसी तरह है, तो मेरे फाइनल में कितने नंबर होने चाहिए। इससे कितना अच्छा मॉडल फिट किया हुआ है ये आप देख सकते हैं कि 99% एक्यूरेसी आ रही है मेरे पास और जो मेरे पास आउटपुट आया है वो 158 आया है और एक्चुअल आउटपुट मेरे पास 160 आया है। सिर्फ 1.75 नंबर्स का डिफरेंस है हमारे पास। अब आज की लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ।
हमारे पास फीचर है। तो अभी मैंने जाना है, मैंने मतलब टूरिज्म रिकमेंडेड सिस्टम है कि मैंने कहीं घूमने जाना है। तो मेरा घूमने जाना है किस चीज़ पे बेस कर रहा होगा, मेरे बजट पे, ट्रांसपोर्ट पे, कि मेरी अपनी गाड़ी है या मैं मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं जो है वो गर्म इलाका पसंद करता हूँ या ठंडा इलाका पसंद करता हूँ, और फिर तीसरी चीज़, पांचवी चीज़, कि मैंने शॉपिंग करनी है या नहीं करनी। अब ये इसे मैंने जो डेस्टिनेशन में डेटा दिया है, ये मैंने इसे इनपुट डेटा दिया है, मतलब प्रिडिक्शन के लिए। मैं उसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 1.5 लाख का बजट है, ट्रांसपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, मुझे हॉट वेदर पसंद है और ठंडे इलाके में मैं नहीं जाना चाह रहा, और एक और चीज़ कि मैंने शॉपिंग नहीं करनी। तो इस बेस पे मुझे किस जगह पर जाना चाहिए? तो ये मुझे बता रहा है कि कराची जाना चाहिए आपको। ये साथ जो है वो कराची की एक इमेज भी वो कर रहा है। तो उस हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ढूँढ लो क्या इश्यू आ रहा था नेट का। अ, तो अभी अगर आप में से कोई प्रिडिक्शन करवाना चाह रहा है बजट और ट्रांसपोर्ट और ये सारे फीचर्स मुझे बता दे, तो जल्दी से लास्ट प्रिडिक्शन करके तो बिल्कुल आखिरी उस पर चले जाते हैं कि आपका कोई आइडिया हो या कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये जो पूरा मैंने आपको 2 घंटे में करवाया, ये हमने पिछले 6 महीनों में पढ़ा है। तो मैंने कोशिश यही की है शुरू से कि मैंने जो कहा हुआ था, जो बताया था, कम से कम मैं वो किसी ना किसी तरह सारे का सारा इस सेशन में करवा लूँ। वरना ये तो एक एक टॉपिक, सिर्फ एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टॉपिक पर जो है वो करने में तकरीबन हमारे 10 से 15 लेक्चर लग गए थे। तो काइंडली अगर किसी ने प्रिडिक्शन करवानी है तो बता दे, वरना फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं हम। बजट 300, ट्रांसपोर्ट बाइक मीरपुर टू अस्ट। आपको, मेरा ख्याल है इसके लिए आपको एआई मॉडल की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है। हिफ्जा, आई गेस के क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, कि अगर कुछ रह गया है मुझसे तो हम वो जल्दी से कर लें, और उसके बाद कुछ से आइडिया लेते हैं कि उन्होंने कुछ सोचा है कि क्या करना चाह रहे हैं वो। श्योर, मैं सबके माइक अनम्यूट कर देती हूँ। काइंडली आप में से जिसका भी कुछ भी सवाल हो वो पूछ ले, और उसके बाद अपने आइडियाज भी दें। कि मैंने अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया है, काइंडली वो सब फिल कर दें, उसी पर ही मैं सर्टिफिकेट्स दूंगी। FYP रिलेटेड आइडियाज, सबसे पहले मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपको ये भी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन किया है ना, इसमें आप FYP कर सकते हैं अपना। मैं इसमें नहीं कर रहा, आप जरूर कर सकते हैं। एबटाबाद की बेस पे कर लें, हो सकता है। दूसरा, ये जो मैं टूरिज्म रिकमेंडेड सिस्टम कर रहा हूँ, इसमें भी FYP कर सकते हैं आप। इसी तरह आप मेडिकल की फील्ड में इमेज सिगमेंटेशन है, उसका FYP आप कर सकते हैं। कि मतलब आप डिफरेंट लोगों, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। किसी बंदे की लंग्स की इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 इमेजेस हैं, उनमें से 10,000 वो हैं जिनकी लंग्स इफेक्टेड है, और 10,000 वो हैं जिनकी लंग्स इफेक्टेड नहीं है। इस बेस पे आप अपने मॉडल को ट्रेन कराएं, और फिर टेस्टिंग में क्या हो, आपके पास किसी भी बंदे का एक्सरे है लंग्स का, तो वो आप इमेज पास करें अपने मॉडल को, तो वो आपको बता दे कि इस बंदे में लंग्स का इशू है या नहीं है। ये भी FIP में हो सकता है। AI कंप्लीटली बेस्ड ऑन रोबोटिक्स, ये गलत है। रोबोटिक्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन AI, ये आपने उल्टा लिख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। सारा फ्यूचर बिलोंग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहा है। अभी आप देख लें, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, उन सब में जो है वो AI को इंटीग्रेट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी फील्ड डेड हो गई हैं, हर फील्ड है। लेकिन अभी जैसे कुछ अर्से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अचानक से पाकिस्तान में बूम आया था, कि हर एक चाह रहा था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लूं, तो अब वो वाला बूम जो है वो AI की तरफ शिफ्ट हो गया है। जब से चैट GPT आई है, तो लोग बस AI की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। AI इज डेंजरस और नॉट? AI इज डेंजरस अगर वो मतलब ह्यूमन से आगे निकल जाए, ह्यूमन उसे इतना ट्रेन कर दे, तो फिर शायद एंड है।
क्योंकि अक्सर मूवीज में भी हम देखते रहते हैं रोबोट्स बहुत ज्यादा, अगर आप खुद देख लें, अगर रोबोट्स ह्यूमन की तरह ट्रेन हो जाए कम्प्लीटली, तो ह्यूमन उन्हें कुछ कहेगा तो वो गुस्से में आके ह्यूमन को मार देगा। तो एआई जो है वो मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो मैं यही कहूंगा। हाउ टू, शायद आप लिखना चाह रहे हैं हाउ टू ट्रेन अ मॉडल यूजिंग अनसुपरवाइज। ये मॉडल कैसे ट्रेन होता है, ये सिंपल क्लस्टरिंग और सेगमेंटेशन होती है इसमें। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, हम फॉर एग्जांपल इमेज की सेगमेंटेशन करें तो हम उसे डिफरेंट इमेजेस दे देंगे तो वो उन्हें सेगमेंट कर देगा। कैसे? हम एक इमेज उसे देते हैं, उसमें दरख्त है, उसमें एक कैट है, एक ह्यूमन है, तो वो हर एक चीज को इलादा से सेगमेंट कर देगी। मतलब वो दरख्तों के इर्द गिर्द एक वो लाइन सी लगा देगा, कैट के इर्द गिर्द एक वो पैटर्न बना देगा, तो इस तरह वो लर्न होता है। और जब हम उसे टेस्टिंग में एक कैट देते हैं, मतलब आप बताओ कि ये क्या चीज है, वो देखेगा कि ये पैटर्न मेरे पास मॉडल में किसी जगह सेव है, वो कंपेयर करेगा कि ये दोनों मॉडल तो सेम है, तो वो कह देगा कि ये चीज कैट है। नहीं, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड डेड होगी। ये मैंने कहा है कि बूम की बात की है मैंने, कि अभी आप खुद नोट करें, कुछ अर्सा पहले होता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन लेना है, मतलब अचानक से आ गया था कि हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब वही सारे के मतलब मैक्सिमम लोग, अभी पाकिस्तान में बूम चल गया एआई का, मतलब हर एक वो करे कि यार एआई पढ़नी है, एआई पढ़नी है। मैंने उस बेस पे बात की है। रोड मैप फॉर लर्निंग एआई, सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखनी है पाइथन में। उसकी बेसिक जो ये एरेज एरेज जो है वो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, एरेज का कॉन्सेप्ट। तो बेसिक जो है वो सबसे पहले पाइथन के ऊपर काम करना है, और फिर एआई, फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने हैं, लेकिन थ्योरी जो है हर काम के लिए ज़रूरी है। अभी जितना भी हम कर रहे हैं मॉडल में, ये जो एक फंक्शन था ना, रैग डॉट फिट, जो हमने एक फंक्शन यूज किया रैग डॉट फिट, इसके पीछे तकरीबन थ्योरी थ्योरी के जो है ना, मिनिमम आपको समझने के लिए थ्योरी में कम से कम आपको जो है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे चाहिए रैग डॉट फिट का बैकएंड समझने के लिए, कि इसके पीछे थ्योरेटिकल क्या हो रहा है। हाँ, ये लंग्स वाला बिल्कुल एफआईपी हो सकता है। 20,000 इमेजेस देन बिल्कुल ये एफआईपी हो सकता है। मतलब एफआईपी का मकसद ये होता है जो पहले काम हुआ है उससे बेहतर काम करना। यकीनन लंग्स इफेक्टेड के ऊपर काम पहले से हुआ होगा, लेकिन आपका काम क्या होगा कि एआई का रियल वर्ड कोई भी प्रॉब्लम 100% एक्यूरेसी नहीं देता। तो आपने जो पिछला मॉडल ट्रेन हुआ है उससे अच्छी एक्यूरेसी निकाल के देनी होगी। मतलब अगर आपसे पहले किसी ने इस पे काम किया हुआ है, उसने 95% एक्यूरेसी दी है, तो आपने एक्यूरेसी उससे अच्छी देनी है, तो तब आपका एफआईपी जो होगा वो अच्छा होगा। यार चैटबॉट के लिए जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी का जो इनपुट डेटा है ना, जो मैं शुरू से इनपुट डेटा लगा हूँ, चैट जीपीटी का इनपुट डेटा पूरे इंटरनेट पे जितने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं ना, चैट जीपीटी का इनपुट डेटा वो है। सारा इनपुट डेटा चैट जीपीटी का, इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो है चैट जीपीटी का डेटा। और फीचर्स क्या है जो हम उसे इनपुट देते हैं ना, अब हम देते हैं व्हाट इज एआई। अब वो व्हाट वाला फीचर देखेगा कि व्हाट का मतलब व्हाट वाली उसमें जाएगा, वो देखेगा कि व्हाट जहाँ-जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट में मिला है, तो उसके आगे उसे हमने डिफाइन किया है। व्हाट जिस चीज़ के साथ भी आया, इसका मतलब ये होता है कि इस चीज़ को डिफाइन करो। मतलब इस तरह वो यूज़ करके आपको वो व्हाट इज़ एआई की डेफिनेशन दे देगा। तो इस तरह चैटबॉट जो है वो बना है वो वाला। यार इज़ इट गुड टू स्टडी मास्टर इन एआई? यार टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने किया एमएस तो मैं एआई में ही करूँगा। यार अगर कोई सेशन के बारे में क्वेश्चन हो तो काइंडली वो भी करें आप लोग, आइडियाज शेयर करें। यार कॉस्ट फंक्शन अगर डिस्कस कर लेते, चलो मैं कॉस्ट फंक्शन अभी एक वो बता देता हूँ। जो एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्टेड डेटा में फर्क होता है, उससे हम कॉस्ट फंक्शन निकाल लेते हैं। कैसे? कि अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एक प्राइस की थी तकरीबन शायद 50 लाख, और उन भाई ने कहा था कि नहीं मेरा घर 70 लाख का है। तो ये डिफरेंस जो 20 लाख का आ रहा है ना, इससे कॉस्ट फंक्शन दिखेगा कि मतलब ये हमारा डेटा भी अच्छे से फिट नहीं कर रहा, तो हमें डेटा का सेट और बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉस्ट फंक्शन इसलिए यूज़ होता है कि डेटा चेक करे कि डेटा कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। सर आई चलें थिंक एंड, आज अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं बस फिर।
इंशाल्लाह ज़रूर हम नेक्स्ट सेक्शन भी रखेंगे। अब काइंडली मुझे सब लिंक्डइन पे फॉलो कर लें, अगर न्यू भी कोई भी सेक्शन हुआ तो आपको अपडेट मिल जाएगी। और करें सेक्शन को मैंने लिंक्डइन वाउचर्स भी देने थे बट अभी टाइम ज़्यादा हो गया, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा उसमें हम लड़की ड्रॉ भी करेंगे, जिसपे लिंक्डइन वाउचर्स और कुछ इंसेंटिव्स हैं वो दूंगी, बाकी सर्टिफिकेट्स सब अटेंडेंट्स को मिल जाएंगे। सो आई थिंक सबका सेक्शन बहुत अच्छा रहा होगा। अभी सेक्शन को एंड करते हैं। अबू बकर आपकी कोई भी बात है तो आप कर लें, फिर मैं लिव सेक्शन को एंड करती हूँ। इस सेशन का मकसद तो यही था कि एआई के बारे में जो बिगिनर्स हैं उन्हें आइडिया हो जाए। तो अगर इस सेशन से जो है कोई एक बंदा भी जो है वो एआई की फील्ड में अच्छा कर लेता है तो इस सेशन का जो है वो मकसद पूरा हो जाता है, या किसी को अपनी वो कहते हैं ना एक वे मिल जाती है, एक मतलब इंटरेस्ट मिल जाता है कि मैंने इस तरफ जाना है। अगर वो उसकी डेवलप होगी है कि यार एआई की साइड मुझे वो क्या कहते हैं बूम दे रही है कि एआई इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है मेरा इस तरफ और इस फील्ड में वो कुछ कर लेता है, तो इस सेशन का जो है वो मकसद पूरा हो जाता है। यही है कि सब जो भी करें वो मतलब सब मुस्तकिल करें। ये नहीं है कि मैंने खुद बड़ा शुरू में स्ट्रगल किया है कि मैं फील्ड कभी वेब वाली तरफ मेरे जो एक टीचर भी हैं, ये नुमान फरीद आप देख रही हैं ज्वाइन किए हुए उन्होंने, ये मेरे टीचर हैं। तो इनसे भी मेरी शुरू से ही बात हो रही है। मैं कभी वेब वाली तरफ चला जाता, कभी ग्राफिक्स वाली तरफ चला जाता, कभी किस तरफ चला जाता, लेकिन वे एक मिल गई है मुझे कि एआई और ऐप डेवलपमेंट। तो अब मैं बिल्कुल इसी तरफ जो है वो कम्प्लीटली इसी तरफ मुड़ गया हूँ। तो आपका जो इंटरेस्ट हो वो आपको मिल जाए तो आप फिर उसी तरफ मुड़ जाते हैं पक्का पक्का। ऐसे मैंने जो है पहले 4-5 सेमेस्टर जो है वो ऐसे ही गुजारे, कभी वेब वाली तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। तो इस तरह अगर किसी को वे मिल गई कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं अपनी जो है आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, तो ये बड़ी अच्छी हो जाएगी कि किसी को हमारी वजह से वे मिल गई है। तो आखिरी वो यही है कि जिस फील्ड में भी जाएं मुस्तकिल रहें और उस पे जो है वो स्टिक रहें उसके साथ, तभी आप लोगों को फायदा होगा। ये नहीं है कि एक महीना एक काम कर लिया, दूसरा महीना दूसरा काम कर लिया और पिछले को छोड़ दिया। जो भी एक कोई फील्ड चुन ले और उसके साथ स्टिक हो जाए और बाकी सब कुछ भी थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन एक कोई फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसको आप मास्टर कर लें। सर ठीक है, फिर एंड कर लेते हैं हम सेशन। जी ठीक है, काफी अच्छी फीडबैक मिली है अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज इतना इंफॉर्मेटिव सेक्शन रखा। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह से 90 प्लस अटेंडेंस है, तो अगर इन 90s में से 10 भी अगर सीख गया है किसी ने तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। सर मैं आपसे ये मटेरियल जितने भी कोडिंग प्रोजेक्ट मेरे पास पड़े हों, डेटा सेट, वो सब मैं शेयर कर दूंगा, ताकि ये खुद भी सारे ज़ाहिर है खुद करने से ही हर काम होता है। इतने टाइम में सब कुछ डीप में जाना वो जो है पॉसिबल नहीं था। तो उसके बावजूद अगर इन्हें कुछ समझ ना आ रही हो तो ये मुझसे कांटेक्ट कर ले। मैंने शेयर कर दी है अपनी डिटेल, और बाकी सारे जितने भी लिंक हुए प्रोजेक्ट हुए वो मैं आपसे शेयर कर दिया, तो आप इन सबसे शेयर कर देना फिर। श्योर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।